कौन कौन से यार मोड ऑफ डिके है? तो 3 बेसिक मोड ऑफ डिके है, विच इज वन अल्फा डिके, सेकेंड मोड ऑफ डिके इज कॉल्ड बीटा डिके, और तीसरा हम लेके होते हैं गामा डिके। ये 3 प्राइमरी मोड ऑफ रेडियो एक्टिव डिके हैं, अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके। इसके बाद एक इक्वेशन आती है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ये भी तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है सर? नो सर। अल्फा डिके की मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं अनस्टेबल न्यूक्लियाई, स्टेबल न्यूक्लियाई में जाने के लिए 3 तरीके से डिके कर सकते हैं, अल्फा पार्टिकल को फॉर्म में, बीटा पार्टिकल के फॉर्म में, या फिर गामा डिके। चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। फिर पहले अल्फा डिके। सर वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर वो के शेल वाला कह रहे हैं क्या? हाँ, के शेल वाला इलेक्ट्रॉन कैप्चर। जी कोई बात नहीं, अल्फा डिके पे आओ जल्दी से। अल्फा डिके, इस वाले डिके में क्या करते हैं? इन द अल्फा डिके प्रोसेस, मतलब ऐसा कहा जाता है कि कोई एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर मतलब ऐसा न्यूक्लियस जो स्टेबल नहीं है N/Z रेशियो वाले कंसेप्ट के हिसाब से। तो उसको अगर हम डिनोट कर दें बाय सिंबल ऑफ X, एटॉमिक नंबर Z और मास नंबर A, कोई ऐसा एलिमेंट X मान लीजिए, तो X इज द न्यूक्लियस विच इज रेडियो एक्टिव अनस्टेबल। ये क्या करते हैं? ये एक अल्फा पार्टिकल का एमिशन करेंगे और किसी दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट कर जाएंगे, सपोज Y। और अल्फा पार्टिकल बेसिकली हीलियम एटम का न्यूक्लियस है। तो अल्फा पार्टिकल का एमिशन होने का मतलब ये हुआ कि एलिमेंट X के न्यूक्लियस में से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। 2 प्रोटॉन्स निकल गए और 2 न्यूट्रॉन्स निकल गए, यानी कि जो टोटल उसका एटॉमिक नंबर Z है वो रिड्यूस कर जाएगा, वो Z-2 दिखाते हैं। और 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन एक साथ निकलेंगे तो टोटल मास नंबर जो होगा उसका वो आपका A-4 और प्लस अल्फा पार्टिकल। इस तरीके से रिएक्शन दिखाई जाती है, अल्फा पार्टिकल की रिएक्शन, एंड प्लस कुछ Q वैल्यू दिखाते हैं। रिएक्शन लिखने का तरीका ऐसे होगा, अल्फा डिके की रेडियो एक्टिव रिएक्शन इस तरीके से लिखी जाएगी। ठीक है जी? यस सर। जैसे अब इसमें अब इसमें ये जो X और Y आप देख रहे हो ना, X और Y, ये कोई भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं हमारे X और Y में। इसमें हमें बेसिकली Q वैल्यू निकालने का क्वेश्चन आता है। Q वैल्यू का मतलब होता है डिके के प्रोसेस में कितनी एनर्जी रिलीज हुई है। Q वैल्यू मतलब एनर्जी रिलीज। अब इसका कंसेप्ट क्या है वो देखिए। अगर हम ये मान लें कि जो न्यूक्लियस X है उसका मास ऑफ द न्यूक्लियस X वाज mx मान लें, मास ऑफ न्यूक्लियस Y my, एंड मास ऑफ अल्फा पार्टिकल m अल्फा। ध्यान देना Q कोई पार्टिकल नहीं है, Q इज जस्ट एनर्जी, तो उसमें कोई मास नहीं लिखेंगे, वो एक एनर्जी का पार्ट है। अपने मॉडर्न फिजिक्स का जो पहला वाला लेक्चर हुआ था, फर्स्ट लेक्चर मॉडर्न फिजिक्स का, उसमें एक स्टेटमेंट डिस्कस हुआ होगा पहले वाले लेक्चर में, सबसे पहले लेक्चर में, कि इन मॉडर्न फिजिक्स द काइनेटिक एनर्जी इज गिवन एज एनर्जी मोशन माइनस एनर्जी रेस्ट एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी। इस तरीके से बताया गया होगा आपसे, मतलब जो टोटल एनर्जी होती है कुल मिलाकर के, अगर आप एनर्जी ऑफ मोशन कैलकुलेट करते हो तो टोटल एनर्जी को डिफाइन किया गया था रेस्ट एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का पार्ट। और रेस्ट एनर्जी कैलकुलेट करते हो m/c² के फॉर्मूले से। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अल्फा डिके होने से पहले हमारा एलिमेंट X रेस्ट पे था। बिफोर अल्फा डिके एलिमेंट X वाज एट रेस्ट। तो एनर्जी ऑन दिस साइड विल बी, एज्यूमिंग कि ये एलिमेंट डिके से पहले स्टेशनरी था, इसकी जो एनर्जी लिखी जाएगी वो सिर्फ रेस्ट वाली एनर्जी होगी, जो कि मास इंटू c² होगी। इस एलिमेंट Y की जब एनर्जी लिखेंगे तो इसका जो रेस्ट मास होगा, रेस्ट मास इंटू c²।
रेस्ट मास इंटू सी स्क्वायर, ये इसकी रेस्ट एनर्जी कहलाएगी। और प्लस डिके के बाद हमारे वाई और अल्फा वाले पार्टिकल्स मूव करते हैं तो कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगी वाई में। सिमिलरली अल्फा पार्टिकल के बारे में जब लिखेंगे तो अल्फा पार्टिकल के लिए भी एनर्जी की जो वैल्यू लिखेंगे, रेस्ट मास इंटू सी स्क्वायर, रेस्ट मास इंटू सी स्क्वायर, ये इसकी रेस्ट एनर्जी और प्लस जो काइनेटिक एनर्जी होगी इस अल्फा पार्टिकल के साथ। और ये सब कंजर्व करा देते हैं, मतलब कि टोटल एनर्जी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑन द राइट हैंड साइड। इस तरीके से इक्वेशन लिख देते हो, कंजर्वेशन ऑफ एंटायर एनर्जी ऑन लेफ्ट साइड शुड बी टोटल ऑन द राइट साइड। किसी भी रेडियो एक्टिव डिके की जो रिएक्शन बनेगी, किसी भी चाहे वो अल्फा डिके की रिएक्शन लिख लो चाहे बीटा डिके की रिएक्शन लिखो, आपको सिर्फ एक काम करना होता है, दोनों तरफ m इंटू सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को कंजर्व करना होता है। एम सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी लेफ्ट साइड का और एम सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी राइट साइड का, इनको इक्वेट कर दो। इन्हें कुल मिलाकर के टोटल एनर्जी इक्वेट करेंगे। टोटल एनर्जी के दो पार्ट्स हैं, एम सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी। लेफ्ट साइड पर काइनेटिक एनर्जी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये मान के चल रहे हैं कि डिके से पहले ये स्टेशनरी था, इसलिए एक्स वाले की कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। और इसमें जो राइट साइड में ये जो टर्म है आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, इनका जो टोटल आ रहा है, यही टोटल वैल्यू लिखी जाती है इन टर्म्स ऑफ क्यू। मतलब जो रिएक्शन में हम क्यू लिखते हैं, किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में, रेडियो एक्टिव डिके के रिएक्शन में जो क्यू लिखते हो, वो एक्चुअल में इन दोनों काइनेटिक एनर्जी की टोटल वैल्यू है। के ऑफ वाई और के ऑफ अल्फा का टोटल वैल्यू, इसी को रिएक्शन में रिप्रेजेंट करते हो बाय कैपिटल क्यू। तो यहां से हमारा कैपिटल क्यू बनता है, कैपिटल क्यू इसको लिख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई को प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा को, और जिसकी एक्सप्रेशन बन जाती है ये वाली एम एक्स सी स्क्वायर माइनस एम वाई सी स्क्वायर माइनस एम अल्फा सी स्क्वायर। ये पूरा आपका आंसर बनेगा इसमें। यहाँ तक ठीक है, बोलो। यस सर। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टिव क्यू वैल्यू का मतलब किसी भी रेडियो एक्टिव डिके में जो क्यू वैल्यू होगी उसको कैसे पता लगाते हैं कि क्यू वैल्यू क्या है? तो क्यू वैल्यू बेसिकली लेफ्ट साइड और राइट साइड की रेस्ट एनर्जी का डिफरेंस। Q value is the difference of the rest energy on the left side and difference of rest energy on the right side. वो difference आप बोलते हो Q value। और अदरवाइज ये भी कह सकते हो कि Q value जो प्रोडक्ट वाले एलिमेंट्स होंगे, प्रोडक्ट के एलिमेंट्स के काइनेटिक एनर्जी का टोटल है। दोनों ही डेफिनेशन सही है इसकी। Q value इसके हिसाब से देखा जाए तो डिफरेंस इन द रेस्ट एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, या फिर क्यू वैल्यू को बोल सकते हो प्रोडक्ट के काइनेटिक एनर्जी की टोटल वैल्यू। याद रहेगा ये? यस सर। Yes, sir. ओके, अब इसमें कैलकुलेशन फिर नहीं कराएंगे बिकॉज कैलकुलेशन में हमें सिर्फ ये काम करना होगा, ये मासेस सबट्रैक्ट करने पड़ेंगे इसमें से। और ये सिर्फ न्यूक्लियस के मासेस हैं, एटॉमिक मासेस नहीं है। और हमें क्वेश्चन में जो डेटा प्रोवाइड होगा वो होगा एटॉमिक मासेस का। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन में एटॉमिक मास दिए जाते हैं और हमें जरूरत पड़ती है न्यूक्लियस के मास की। तो वो कैसे कन्वर्ट करोगे आप? एटॉमिक मास से न्यूक्लियस मास में कैसे जाओगे? इलेक्ट्रॉन का मास माइनस तो एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन की mass। हाँ, तो एक्चुअली लेकिन क्या होगा, ये जो देखिए ये जो mx है ये होगा एलिमेंट x का एटॉमिक मास। मतलब हमें यहाँ पर न्यूक्लियस की मास चाहिए बट अवेलेबल होता है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास ऑफ, इसको मैं AM लिख रहा हूँ यार, AM स्टैंड फॉर एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ऑफ x माइनस, क्या करोगे यार उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन का माइनस कर दें कि वो न्यूक्लियस का मास आ जाए उसके? So Zm। तो Z इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे
तो ये वैल्यू आपकी ये बनेगी mx की वैल्यू, मास ऑफ न्यूक्लियस, माइनस y के न्यूक्लियस का मास। तो y के न्यूक्लियस का मास निकालने के लिए आपको एटॉमिक मास चाहिए y का, और उसमें से Z-2 इलेक्ट्रॉन का मास माइनस करेंगे। माइनस इसी तरीके से अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस है, तो अल्फा पार्टिकल का मास निकालने के लिए हीलियम का एटॉमिक मास चाहिए, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, और उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे, और ये टोटल सबट्रैक्शन करने के बाद बाहर C² लगेंगे। तो एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखोगे तो Me का टर्म कैंसिल आउट कर जाएगा यहाँ पर, माइनस ऑफ ZMe का टर्म यहाँ पर, माइनस और माइनस ये प्लस हो गए, तो माइनस ZMe प्लस Z-2Me और प्लस 2Me। तो उसको ध्यान से देखा जाए तो Me एक्चुअली कैंसिल कर जाता है, हमारे फाइनल रिजल्ट में से इलेक्ट्रॉन का मास गायब हो जाता है। होगा ये पूछे, देखो Me कैंसिल हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब हम यहाँ पर डायरेक्ट एटॉमिक मास भी रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप x का एटॉमिक मास ऑफ x माइनस एटॉमिक मास ऑफ y माइनस एटॉमिक मास ऑफ अल्फा, और उसमें C²। और एक्चुअली C² करना नहीं होता है, क्योंकि मासेस आपको जब एटॉमिक मास यूनिट पे दिए जाएंगे तो C² भी बाद में कन्वर्ट हो जाता है, 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। 931 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कैंसिल हो जाता है बस। Yes, sir. एक तो क्वेश्चन इसके ऊपर आता है Q वैल्यू निकालने के ऊपर। उसके बाद Q वैल्यू की अंडरस्टैंडिंग पर, Q वैल्यू डिफरेंस ऑफ रेस्ट एनर्जी है एक डेफिनेशन, और Q वैल्यू प्रोडक्ट की काइनेटिक एनर्जी है दूसरी डेफिनेशन। और यहाँ पर थोड़ा सा क्लासिकल फिजिक्स वाले कंसेप्ट लगाओ। क्लासिकल फिजिक्स वाले कंसेप्ट ये कहते हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए यहाँ पर। तो डिके होने से पहले अगर x वाला एलिमेंट स्टेशनरी था तो इनिशियल मोमेंटम 0 था, और डिके होने के बाद अगर y और अल्फा 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं तो y का लीनियर मोमेंटम और अल्फा का लीनियर मोमेंटम का टोटल वैल्यू, लीनियर मोमेंटम ऑफ y प्लस लीनियर मोमेंटम ऑफ अल्फा शुड बी सेम एज द लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस कैपिटल X, और कैपिटल X अगर ओरिजिनली रेस्ट पे था 0 हो गया। डिके के बाद जो प्रोडक्ट्स आएंगे y और अल्फा, इन दोनों के लीनियर मोमेंटम की टोटल वैल्यू 0 होगी। Yes, sir. तो हम लिखेंगे मोमेंटम ऑफ एलिमेंट y प्लस मोमेंटम ऑफ एलिमेंट अल्फा का वेक्टोरियल सम 0 आएगा। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड की और अपोजिट डायरेक्शंस की होंगी। Opposite direction से ना। अपोजिट डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड की, और फिर सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन की होंगी। उसके बाद एक रिजल्ट और लगाएंगे क्लासिकल फिजिक्स का रिजल्ट, दैट काइनेटिक एनर्जी इज p² डिवाइडेड बाय 2m। इसमें रिलेटिविस्टिक इफेक्ट कंसिडर नहीं हो रहे इसमें भी, मतलब कि तो काइनेटिक एनर्जी p² बाय 2m के हिसाब से चले अगर, और मैग्नीट्यूड में दोनों के मोमेंटम बराबर है, मैग्नीट्यूड वाइज y और अल्फा के मोमेंटम सेम है, तो इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ y डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। क्या लिखेंगे यार, अगर p² की वैल्यू Mass of alpha upon mass m of m अल्फा अपॉन m y, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ y डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, मास ऑफ अल्फा अपॉन मास ऑफ y अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली नहीं बट अप्रोक्सीमेटली ये इनके मास नंबर का रेशियो होगा, क्योंकि जितने एटॉमिक मासेस होते हैं वो रफली अपने मास नंबर के आसपास होते हैं। जैसे मास नंबर 220 है तो एटॉमिक मास 220 पॉइंट समथिंग में आता है। तो मास ऑफ अल्फा को उसका एटॉमिक मास ऑफ अल्फा को मास नंबर 4 और y का मास नंबर a-4, तो इट इज 4 डिवाइडेड बाय a-4। एक ये इक्वेशन बन जाती है, और एक ये इक्वेशन बन रही है कि दोनों का समेशन ही Q वैल्यू है। इन दोनों से निकाल सकते हो कि y की कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी और अल्फा की कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल Q।
सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी पता है, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी पता है, तो इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जीज की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कैपिटल क्यू निकाल सकते हैं, और कैपिटल क्यू को खुद कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंस इन द मासेस इनटू सी स्क्वायर से निकालेंगे। तो जरा एक बार चेक करके बोलो आप क्या आंसर बनेगा। एलिमेंट अल्फा की क्या काइनेटिक एनर्जी बनेगी और एलिमेंट वाई की क्या काइनेटिक एनर्जी बनेगी। चेक करके बताना वाई और अल्फा की काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल क्यू। कहाँ खो गए भैया, अपना रेशियो प्रोपोर्शन भूल गए क्या। तो अल्फा की तो हो जाएगी q इंटू m माइनस 4/8। यस सर। और इसकी वाई वाले की सर इसकी 4/8। ठीक। और यस सर। यूजुअली अल्फा डिके जो होते हैं वो बड़े न्यूक्लियस पे होते हैं, मतलब लाइक यूरेनियम टाइप के न्यूक्लियस पर, लेड वाले न्यूक्लियस में, मतलब ये मास नंबर 200 के ऊपर जाते हैं। मतलब प्रैक्टिकली अल्फा डिके जो होता है वो अराउंड ऐसे एलिमेंट्स के साथ देखा गया है जिनका मास नंबर 200 से ज्यादा है। तो 200 से ज्यादा अगर मास नंबर होगा, 200 भी एग्जांपल ले लें अगर, तो 200 माइनस 4/200 काफी ज्यादा क्यू की मतलब ये वैल्यू ऑलमोस्ट क्यू के बराबर आएगी अगर मास नंबर 200 से ऊपर है। तो एक कैपिटल है, 200 के ऊपर ले लो आप। यानी कि प्रैक्टिकली मोस्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, मोस्ट ऑफ द एनर्जी रिलीज्ड दैट गोज विद द अल्फा पार्टिकल, प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट एंटायर एनर्जी, एंटायर क्यू वैल्यू इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ऑलमोस्ट का मतलब अगर कैपिटल है 200 ले ले तो 196/200 वो लगभग 98% आ जाएगी। 98% ऑफ काइनेटिक एनर्जी अल्फा के पास है, सिर्फ 2% की एनर्जी वाई के पास जाएगी। ठीक है, बोलो, ये तो क्लियर है पॉइंट। यस सर। यस सर। यस सर। Yes. तो एक तो इसके ऊपर क्वेश्चन है, इसी पर रिसेंटली अपने एडवांस में था भी क्वेश्चन, अभी कल भेजा है सब लोग को, सेम यही सारा पूरा डेरिवेशन ही पूछ लिया था उन्होंने एमसीक्यू में, पूरा डेरिवेशन। देन आते हैं यार अल्फा डिके के बाद सेकंड इज बीटा डिके। इसमें दो तरीके के होते हैं, बीटा डिके भी दो तरीके के होते हैं, और ये छोटे न्यूक्लियस अल्फा डिके है भी न्यूक्लियस, सर। मतलब बीटा माइनस डिके और बीटा प्लस डिके दो बताए गए हैं आपको एक्चुअली। एक डिके है बीटा माइनस, एक बीटा प्लस। तो बीटा माइनस डिके में ऐसा कहा जाता है, थ्योरी इसकी ये कही जाती है कि अंडर बीटा माइनस डिके कोई बीटा माइनस डिके में कोई भी एक न्यूट्रॉन स्प्लिट होगा। मतलब एक न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस के अंदर अपने आप को कन्वर्ट करेगा प्रोटॉन में प्लस एक इलेक्ट्रॉन में। मतलब स्प्लिटिंग ऑफ न्यूट्रॉन पे बेस है कि न्यूट्रॉन अपने आप टूट जाते हैं और न्यूट्रॉन अपने आप एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, और प्लस साथ में ये कुछ एक पार्टिकल को एमिट करते हैं। मतलब न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू अ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन विद सम पार्टिकल, एंड पार्टिकल जो है वो कह रहा था आपके लिए एंटी न्यूट्रिनो। ये इसकी थ्योरी है, ये जरूर लिखिएगा आपकी अंडर बीटा माइनस डिके देयर इज कन्वर्जन ऑफ, इट इज कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन।
conversion of neutron into proton plus electron and some a particle which is called antineutrino. ठीक है, ये सब कुछ आपका इनसाइड न्यूक्लियस हो रहा है। और इसकी रिएक्शन किस तरीके से दिखाई जाएगी, देखिए बीटा डीके की रिएक्शन को दिखाते किस तरीके से हैं, ZXA where X is some radioactive element। तो इसका रिएक्शन ऐसे दिखाया जाएगा, अगर एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन में तो न्यूट्रॉन का नंबर रिड्यूस कर जाएगा, प्रोटॉन का नंबर बढ़ जाएगा। न्यूट्रॉन कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन, तो जितने प्रोटॉन पहले थे उससे एक ज्यादा प्रोटॉन हो जाएंगे, तो आपका एटॉमिक नंबर Z+1 हो जाएगा। बट एक प्रोटॉन बढ़ा है तो एक न्यूट्रॉन कम भी हो रहा है, सो मास नंबर में कोई फर्क नहीं आएगा। प्लस E माइनस प्लस एंटीन्यूट्रिनो एंड प्लस कैपिटल Q, ये तरीका होता है बीटा डीके के रिएक्शन को लिखने का। ठीक है तक बोलो। Yes. Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अब ये एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल कौन से, मतलब इन पार्टिकल में ऐसा क्या खास होता है, मतलब व्हाट इज एंटी न्यूट्रिनो। तो देखिएगा सर, एंटी न्यूट्रिनो की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, एंटी न्यूट्रिनो की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या क्या है। एक्चुअली जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पहले ये हुआ क्या था कि जिस टाइम बीटा डीके को डिस्कवर किया गया था उस टाइम लोगों को ये पता नहीं था कि एंटी न्यूट्रिनो भी होता है। मतलब लोग ये मानते थे उस समय कि बीटा डीके में सिर्फ दो ही पॉइंट्स आते हैं, प्रोटॉन आते हैं, इलेक्ट्रॉन आते हैं, पहले ये माना गया था। इसकी हिस्ट्री ये है कि पहले एंटी न्यूट्रिनो को एज्यूम नहीं किया गया, और काफी टाइम तक ये थ्योरी चलती थी। काफी टाइम तक इस थ्योरी को सही माना जाता था कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन बनेगा और इलेक्ट्रॉन बनेगा। बट इसमें प्रॉब्लम क्या थी, इस थ्योरी में गलती क्या थी, ये एक बेसिक प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है। यहाँ पर ये थ्योरी एक बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल को वायलेट कर रही है, और वो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नहीं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन को वायलेट कर रहा है। लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया गया होगा कि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं या जो प्रोटॉन्स होते हैं जिनको कंबाइंड फॉर्म न्यूक्लियॉन कहते हैं, उनके प्लस हाफ और माइनस हाफ के स्पिन क्वांटम नंबर्स होते हैं। Yes. Sir. Yes, yes. और स्पिन क्वांटम नंबर केमिस्ट्री में जो आप पढ़ते हो उसका फिजिक्स से जो रिलेशन है वो ये है कि वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। So this neutron will have either plus half or minus half as a spin quantum number, which is a representation of its angular momentum. प्रोटॉन्स में भी आपका या तो प्लस हाफ का स्पिन होगा या माइनस हाफ की स्पिन होगी। इवन इलेक्ट्रॉन्स में भी प्लस हाफ या माइनस हाफ के स्पिन क्वांटम नंबर्स होंगे। क्या इनमें कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन बन सकता है कि लेफ्ट साइड का स्पिन क्वांटम नंबर और राइट साइड का टोटल स्पिन क्वांटम नंबर सेम आ जाए? No, sir. No. राइट साइड के पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या है? राइट साइड के पॉसिबल कॉम्बिनेशन दोनों प्लस प्लस वाले हो जाए तो टोटल 1 आ जाएगा। एक प्लस और एक माइनस वाला राइट साइड आ जाए 0 आ जाएगा। दोनों माइनस वाले आ जाए -1 आ जाएगा। तो राइट साइड का स्पिन या तो -1 रहेगा या +1 रहेगा या 0 रहेगा, और लेफ्ट साइड की स्पिन या तो प्लस हाफ होगी या फिर माइनस हाफ होगी। तो ये टोटली वायलेट कर रहा है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो शुरुआत में काफी टाइम तक तो ये माना गया था कि एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल नहीं निकलते हैं, लेकिन बाद में लोगों को जब रियलाइज हुआ कि गलती है इसमें, तो उनको ये लगा कि यार हम कहाँ गलती कर रहे हैं। उनको ये रियलाइज हुआ कि हमने कहाँ मिस्टेक की है। तब उन्होंने ये सोचा कि शायद कोई तीसरा पार्टिकल निकलता होगा इसमें, और शायद कोई तीसरा पार्टिकल निकलता होगा तो उस शायद वाले पार्टिकल को इन लोगों ने कह दिया कि ये एंटी न्यूट्रिनो होता है। मतलब मिस्टेक के बाद उसको आइडेंटिफाई हुआ कि पहले तो ये मान के चल रहे थे कि 2 ही पार्टिकल निकलते हैं, लेकिन जब वो फंस गए कि एंगुलर मोमेंटम वाला कंजर्वेशन नहीं हो रहा, तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब प्रोडक्ट में एक पार्टिकल और होना चाहिए, और वो भी एक ऐसा पार्टिकल होना चाहिए जिसके अंदर स्पिन नंबर आते हो।
तो काफी कुछ डिस्कवर हुआ यहाँ पर, काफी कुछ एंटी न्यूट्रिनो के बारे में जब डिस्कवर किया गया तो सबसे एक मेजर डिस्कवरी ये आई थी कि एंटी न्यूट्रिनो एक ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिसमें +½ या -½ का स्पिन नंबर आता है। उसके अलावा न्यूट्रॉन पर 0 चार्ज है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर सेम अमाउंट का नेगेटिव चार्ज। तो खाली इतनी रिएक्शन अगर ले आप, सिर्फ इतनी रिएक्शन, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो ऑलरेडी वैलिड है यहाँ पर। ऑलरेडी इन 3 पार्टिकल्स को लेकर के चार्ज कंजर्वेशन आ रहा है। तो अगर आप एक्स्ट्रा पार्टिकल ऐड कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहे, तो क्या उस एक्स्ट्रा पार्टिकल में चार्ज भी होना चाहिए कोई? नहीं। No, sir. तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, एंटी न्यूट्रिनो इज अ चार्जलेस पार्टिकल। इट हैज स्पिन नंबर बट इट हैज नो चार्ज। स्पिन क्वांटम नंबर है, मतलब कि ये रोटेट करने वाला पार्टिकल है, स्पिनिंग पार्टिकल है, बट इसमें कोई चार्ज नहीं है। 2 पॉइंट्स आ गए, इट इज स्पिनिंग पार्टिकल, दूसरा विदाउट चार्ज। तीसरा पॉइंट ये हुआ कि इसमें मास है या नहीं है। न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो में मास है या नहीं है, इसके बारे में भी एक डिस्कवरी हुई। अब एक्चुअली इसमें जब डिस्कवरी हुई थी ना यार, तो बड़ा अजीब सा हुआ था। इसके पीछे बहुत ज्यादा डिबेट वाला पॉइंट था। हम लोगों ने अभी क्या कहा कि जो Q वैल्यू थी, Q वैल्यू वो प्रोडक्ट्स की काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जब बिगिनिंग में ये माना गया था कि सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स होते हैं, तो बिगिनिंग में बीटा डीके को ऐसे दिखाया जाता था। स्टार्टिंग में ये मानते थे कि बीटा डीके ये होगा। तो जो इनिशियल डेज में थ्योरी थी, उस हिसाब से इनिशियल डेज की थ्योरी विदाउट एंटी न्यूट्रिनो वाली थ्योरी, विदाउट एंटी न्यूट्रिनो, उसके हिसाब से ये जो Q वैल्यू होगी, इट शुड बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ Y एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बनना चाहिए Y। समझे आप? अगर हम एंटी न्यूट्रिनो ना लें तो जो हमारी Q वैल्यू की डेफिनेशन अभी मैंने अल्फा पार्टिकल के टाइम पे बताई है कि Q वैल्यू की डेफिनेशन के हिसाब से Q वैल्यू शुड बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एलिमेंट Y प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ जैसे E। लेकिन जब इसको लेबोरेटरी में मेजर किया गया, लैब में इस एक्सपेरिमेंट को लेके गए जब, तो हो क्या रहा था, सपोज दैट Q वैल्यू मान लेते हैं 60 जूल्स। वैसे तो जूल्स में आती नहीं है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आती है, बट समझाने के लिए आपको मानना है कि हुआ क्या था। इस थ्योरी के बेस पर जब एक्सपेरिमेंट करा गया और रिकॉर्ड किए गए, तो रिकॉर्ड कुछ इस तरीके से आए। 60 जूल Q वैल्यू आई, पहले दिन एक्सपेरिमेंट हुआ, पहले दिन के एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी गई 50 जूल, Y के पास गई 5 जूल। मतलब कि थियोरेटिकली Q वैल्यू आ रही है 60, एक्सपेरिमेंट में आपका आंसर बन रहा है 50 और 5 जूल के 5 जूल का प्रॉब्लम आ रहा था। नेक्स्ट डे जब एग्जांपल किया गया तो पता चला इलेक्ट्रॉन के पास 5 जूल, इसके पास 0, जबकि Q वैल्यू 60 ही आ रही थी वहां। समझ आप? वो क्यों हो क्या रहा था कि जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो बार बार खुद ही पागल हुए चले जा रहे थे कि हर बार एक्सपेरिमेंट करते थे और हर बार एक नई चीज सामने आती थी। नई चीज क्या सामने आ रही थी कि जितनी बार एक्सपेरिमेंट करते थे उतनी बार इलेक्ट्रॉन के एनर्जी में डिफरेंस आ रहा था, और जितनी बार एक्सपेरिमेंट हो रहा था उतनी बार एक प्रॉब्लम हो रही थी कि जो Q वैल्यू बन रही थी उससे कम आ रही थी इनकी एनर्जीज। तो फिर वहां से एक दिमाग ये उनका हुआ, मतलब वहां से लोगों ने ये सोचा कि यार ये प्रॉब्लम सही कैसे की जाएगी, ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब कि हम Q वैल्यू जब थ्योरी से कैलकुलेट कर रहे हैं ज्यादा आ रही है और लेबोरेटरी में जाके जब कर रहे हैं तो वो कम आ रही है। तो उन्होंने फिर ये सजेस्ट किया, एक और सजेशन दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप 5 जूल यहाँ पर मिस कर रहे हो सकता है कि कोई तीसरा पार्टिकल हो जो उस 5 जूल एनर्जी को कैरी करता हो। यहाँ पर आप 55 जूल मिस कर रहे हो,
तो हो सकता है कि तीसरे पार्टिकल के पास 55 जूल की एनर्जी हो, और उस बेसिस पर भी इन्होंने थर्ड पार्टिकल को कंफर्म किया कि यस देयर मस्ट बी सम थर्ड पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो। मतलब एंटी न्यूट्रिनो की डिस्कवरी के पीछे सपोर्ट दो चीजों का है, दो रीजंस है जो एंटी न्यूट्रिनो के एग्जिस्ट होने का प्रूफ है। एंटी न्यूट्रिनो के एग्जिस्टेंस के प्रूफ, पहला फेलियर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और दूसरा प्रूफ कि एंटी न्यूट्रिनो एग्जिस्ट करता है मिसिंग एनर्जी इन द बीटा डिके रिएक्शन। तो तीसरी प्रॉपर्टी भी समझ में आई कि एंटी न्यूट्रिनो में एनर्जी होती है। एंटी न्यूट्रिनो में चार्ज नहीं होता, एंटी न्यूट्रिनो में स्पिन होते हैं और इसमें एनर्जी भी होती है। और फिर उन्होंने और जब फर्दर इसके ऊपर और इन्वेस्टिगेट किए, इसके अलावा कुछ अलग एक्सपेरिमेंट्स लेकर के, तो उनको ये भी समझ में आया कि एंटी न्यूट्रिनो में मास नहीं होता, रेस्ट मास 0 होता है इसका। कुछ तो ये टोटल 4 पॉइंट्स निकल के आए। 3 पॉइंट तो बीटा डिके के रिएक्शन से आए हैं, मास वाला कंसेप्ट किसी और रिएक्शन से, मतलब वो किसी और टॉपिक से। फाइनली आप 4 पॉइंट्स लिखोगे, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ एंटी न्यूट्रिनो: 0 मास, 0 चार्ज, it has energy and it has spin quantum number। फिर लोगों ने ये पूछा कि यार ये सारी कैरेक्टरिस्टिक तो फोटोन में भी होती है, इसका मतलब क्या फोटोन बाहर आ रहा है? ये फोटोन का भी मास 0 होता है, फोटोन में भी चार्ज 0 होता है, फोटोन में भी एनर्जी होती है, तो इसका मतलब एंटी न्यूट्रिनो फोटोन ही तो नहीं है कहीं। स्पिन का स्पिन फोटोन में नहीं बस यही एक डिफरेंस था, यही एक डिफरेंस था कि नहीं ये फोटोन नहीं हो सकता, क्योंकि फोटोन में स्पिन नंबर्स नहीं आते। तो ये सिर्फ स्पिन क्वांटम नंबर ऐसा एक पॉइंट है जो एंटी न्यूट्रिनो को एक नए पार्टिकल के बारे में बताता है कि नहीं ये फोटोन से कुछ अलग है, इट कैन नॉट बी फोटोन। और अगर ये फोटोन नहीं है तो ये लाइट की स्पीड पर नहीं चलेगा, ये किसी नॉर्मल स्पीड पर चलेगा। ये नई साइंस है पूरी, एक ऐसा पार्टिकल जिसमें ना मास है ना चार्ज है, फिर भी उसमें एनर्जी है और वो फोटोन भी नहीं है। समझ पा रहे हैं सर? यस 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 सर। यस अजीब सा है एंटी न्यूट्रिनो। और ये मैंने इसलिए बताया ना क्योंकि हमने 1-2 जगह पर देखा था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ये सब भी पूछा हुआ था, व्हाट वाज द बेसिस ऑफ डिस्कवरी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो। तो बेसिस ऑफ डिस्कवरी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो वाज मिसिंग एनर्जी इन द रिएक्शन एंड फेलियर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मास नहीं होगा इसमें, ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोगों ने क्या किया, जब इसके हम लोगों ने इसका वो लिखा, मतलब क्यू वैल्यू निकालने के कंसेप्ट पे गए, तो क्यू वैल्यू निकालने का सिर्फ एक ही कंसेप्ट है, रिएक्शंस की क्यू वैल्यू जब निकाली जाती है तो क्यू वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, इस साइड का मास, रिएक्टेंट का मास, माइनस जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनका मास। तो प्रोडक्ट में वाई है, प्रोडक्ट में इलेक्ट्रॉन है, प्रोडक्ट में एंटी न्यूट्रिनो है, बट एंटी न्यूट्रिनो में मास नहीं है। This into c square is the q value, and this is also equal to, this q value is also equal to kinetic energy of the products, kinetic energy y, kinetic energy electron, and plus kinetic energy anti neutrino की, तीनों के काइनेटिक एनर्जी का टोटल, ये q वैल्यू का मतलब है यहाँ पर। फिर प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई अभी यहाँ पर, अभी और भी प्रॉब्लम आई है इन लोग को। यहाँ तक ठीक है, क्यू वैल्यू निकाल लेंगे। एक बार फिर से ये न्यूक्लियस के मासेस हैं, और अब की बार यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास काउंट हो रहा है, लेकिन इसको थोड़ा अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखा जाए, ये सब न्यूक्लियस के मास है, न्यूक्लियस का मास, न्यूक्लियस का मास, इलेक्ट्रॉन का मास। लेकिन इसको अगर आप एटॉमिक मास के फॉर्म में देखूं, तो एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एक्स माइनस जेड इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया mx।
y के केस में जाएंगे तो एटॉमिक मास y का माइनस कितने इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे उसमें से y के केस में, अगर उसका न्यूक्लियर मास निकालना चाह रहे हैं तो उसका एटॉमिक नंबर Z Z प्लस plus 1 1 Z plus 1 Z प्लस 1 Me और एक माइनस एम और है, एक माइनस एम और जाएगा यहाँ पर और इंटू सी स्क्वायर। तो अगर इसमें भी आप ध्यान से देखोगे ना तो बाद में क्या होता है कि जितने एम वाले टर्म है वो कैंसिल आउट कर जाते हैं। जरा ध्यान से देखो ना, माइनस जेड एम यहाँ पर चल रहा है, एक माइनस एम यहाँ पर आ रहा है और यहाँ माइनस माइनस प्लस जेड प्लस 1 एम का टर्म आ रहा है। तो एक्चुअली जब सिंप्लीफाई करते हैं तो एम एलिमिनेट हो जाता है इसमें से। और इलेक्ट्रॉन का मास एलिमिनेट होने के बाद ये चीज क्या बन जाती है, इट बिकम्स एटॉमिक मास कैपिटल X माइनस एटॉमिक मास Y इंटू सी स्क्वायर, बस इतना बन जाता है। अब ये क्या होता है ना, कुछ लोग जब इस इक्वेशन को देख रहे होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन में कोई मास नहीं, तो है, क्योंकि एक्चुअल डेफिनेशन ये थी, वो इसको सिंप्लीफाई करके ये बनता है। समझ आ रहा है आपको, मतलब इस रिजल्ट में इलेक्ट्रॉन का मास कंसिडर किया जा चुका है यस सर। इस इक्वेशन में। देखने पे लगता है कि नहीं यार इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग मिस कर रहे हैं, बट मिस नहीं कर रहे हो आप। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मासेस को काउंट डाउन करके प्रॉपर एडजस्टमेंट करने के बाद ये रिजल्ट बनी है। फिर बीटा डीके मोस्टली जब आता है तो ये वैसे तो लाइट पार्टिकल्स में आता है, बोरॉन कार्बन इस टाइप के एलिमेंट्स में, बट क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके कंपेयर में वाई जो कि एक न्यूक्लियस है फिल्ड विथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है जो कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन से भरा हुआ है, इनके मासेस में रेशियो जो बनेगा इससे ऑलमोस्ट 1900 टाइम्स ज्यादा बड़े मास है ये। तो ये मैकेनिक्स का अगर आप कंसेप्ट लगाओ थोड़ा सा, कि अगर हम गन से बुलेट को फायर करें तो जो रिकॉइल स्पीड आएगी, और एक टैंक से बुलेट फायर करो, मतलब टैंक से बुलेट निकले अगर, वही बुलेट जो गन से निकलती है, तो रिकॉइल किसमें नेग्लिजिबल आएगा, तो इतना बिगर है उसके, उससे 500 ग्राम की बुलेट निकल भी जाएगी तो कितना रिकॉइल कर लेगा वो। तो यही प्रिंसिपल, यही लॉजिक लेकर के दिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन एक इतना हल्का पार्टिकल है कि इसके निकलने से वाई बहुत ज्यादा रिकॉइल नहीं करेगा, नेग्लिजिबली रिकॉइल करेगा, एंड देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई कैन बी नेग्लेक्टेड, दिस टर्म कैन बी नेग्लेक्टेड with the reason that y is much heavier than electron, 2000 टाइम का रेशियो चल रहा है इनके बीच। तो y की एनर्जी अप्रोक्सीमेटली 0 मान ली गई, इसका मतलब Q वैल्यू इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो के काइनेटिक एनर्जी का टोटल है, लगभग इन दोनों के काइनेटिक एनर्जी का टोटल Q वैल्यू है जो इससे कैलकुलेट होगा। नाउ जैसे अभी हमने अल्फा डीके में किया था, तो अल्फा डीके में हमने दो उनके काइनेटिक एनर्जी को सेपरेटली भी कैलकुलेट किया था कि अल्फा के पास क्या काइनेटिक एनर्जी जाएगी और वाई के पास क्या काइनेटिक एनर्जी जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बट यहां पर क्या हो रहा था इस रिएक्शन में, इवन आज की डेट तक बीटा डीके का कोई प्रॉपर रिजल्ट नहीं बना है। जब भी एक्सपेरिमेंट किया गया, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो के काइनेटिक एनर्जी का कोई डेफिनेट रेशियो नहीं आया, इनके बीच कोई डेफिनेट रेशियो नहीं मिलता था। जितनी बार एक्सपेरिमेंट करते थे इनके काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बदल जाता था। तो अभी तक ये बात समझ में नहीं आई है कि आखिर इन दोनों के काइनेटिक एनर्जी को डिवाइड कैसे करें, और इसीलिए सिर्फ इतना बताया जा सकता है इसके अंदर, बिकॉज कोई फिक्स रेशियो नहीं है, एनर्जी को डिवाइड करने का फिक्स रेशियो है नहीं। अल्फा पार्टिकल में फिक्स रेशियो है, बीटा में नहीं है। तो ये कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल की हो सकती है और मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, रेंज बताई जा सकती है। मतलब हो सकता है कि पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन में चली जाए, हो सकता है, बट इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, क्योंकि अगर पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन में चली गई तो इसका मतलब एंटी न्यूट्रिनो निकला ही नहीं, और अगर एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा ही नहीं तो फिर यहां पर फेल कर जाओगे। मतलब
तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कैपिटल क्यू के क्लोज आ सकती है, मतलब 99.9999% कर लो आप, इतने परसेंट क्यू का इलेक्ट्रॉन के पास जा सकता है, 0.0001% एंटी न्यूट्रिनो के पास, और उल्टा भी हो सकता है, एंटी न्यूट्रिनो की भी मैक्सिमम एनर्जी क्यू हो सकती है और एंटी न्यूट्रिनो की भी मैक्सिमम मिनिमम एनर्जी 0 हो सकती है। मतलब जो भी क्यू वैल्यू है, हो सकता है कि ऑलमोस्ट 100% क्यू वैल्यू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाए, ऑलमोस्ट 100% ऑफ क्यू वैल्यू काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो बन जाए। हो सकता है 30% एंटी न्यूट्रिनो के पास हो, 70% इलेक्ट्रॉन के पास हो, 40%, 60%, मतलब रैंडम प्रोसेस है ये, कंप्लीटली रैंडम इवेंट है। इसके आउटपुट को पहले से डिफाइन नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंट होने के बाद ही मालूम चलेगा कि एनर्जी किस रेशियो में डिवाइड होगी। है ना? अगर Yes, sir. आपके पास HCV हो तो जरा एक्सरसाइज खोलिए, उसका 12वां या 13वां क्वेश्चन पढ़ो आप एक बार। कभी क्वेश्चन भी ऐसे ही आते हैं, 12th या 13th क्वेश्चन देखो और आप उसमें थोड़ा सा मैं श्योर नहीं हूँ, बस मुझे बताना बीटा डीके का क्वेश्चन है या नहीं है वो। सर 12th वाला तो डीके स्कीम कंप्लीट करने का है, उसमें अल्फा डीके भी है, बीटा डीके भी है शायद। एक मिनट हम बताते हैं खुल के। और 13th वाला नहीं है सर अभी बीटा डीके पे, एक सेकंड बता रहा मतलब पोजिट्रॉन है उस पे बीटा। 13th में न्यूट्रिनो के बारे में पूछना है। हूं। एक मिनट बच्चा, ये है देखो मैं बता रहा हूँ आपको, पहले आप 10th क्वेश्चन देखोगे ना, जैसे 10th क्वेश्चन क्या पूछा गया उसमें, देखिए 10th क्वेश्चन, Sum of energy of anti-neutrino and beta particle. मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं 10th क्वेश्चन में, फाइंड द सम ऑफ एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल, Q value. नेग्लेक्ट द रिक्वायर्ड, नेग्लेक्ट द रिक्वायर्ड ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, डॉटर न्यूक्लियस वाई Q है value. इसके रिक्वायर्ड, तो वो पूछ रहे हैं कि इन दोनों के एनर्जी का सम कितना होगा, मतलब इनडायरेक्टली क्या पूछना चाह रहे हैं, Q value पूछ रहा है। क्यू Q वैल्यू, value. उसके लिए दोनों के मास का डिफरेंस, और क्वेश्चन में मास गिवन है, Yes sir. यस सर दोनों का ऊपर एटॉमिक मास गिवन, अगर आप ध्यान से देखिए तो एटॉमिक मास गिवन, 32 और 30. तो हमें एटॉमिक मास ही चाहिए, दोनों के एटॉमिक मास ही चाहिए, वो दिया है डायरेक्ट 32 और 31 करके, जो भी उसको माइनस करोगे उसमें 931 मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। सर मेरी ठीक है। बुक में दोनों का 32 दिया। यस सर मेरे में भी। नहीं भाई 10th क्वेश्चन कह रहा हूँ, उसमें वो कैपिटल पी वाला एलिमेंट जो है ना, क्या है वो P पूरा, से ऐसी थी, हाँ सर दोनों में दोनों 32 सेम दिया। दिए तो गए हैं। दोनों नहीं का भाई, ही 32 दिया। सर 31.974 दिया है और 31.974 Yes sir. 31.974 और हाँ 31.972 सर ये है। नीचे दिया। ठीक है, मैं इस तरह से क्वेश्चन बता रहा हूँ। अच्छा इसके बाद देखो, तो मतलब आपसे अलग अलग तो पूछा नहीं है कि किसके, मतलब इंडिविजुअल एनर्जी बता दो कितनी होगी, नहीं पूछा ना इसमें, नो सर। क्योंकि कोई बता ही नहीं सकता, प्रॉब्लम ये है कि कोई नहीं बता सकता कि इंडिविजुअल एनर्जी कितनी होगी, वो आप टोटल बता सकते हो खाली। और एक पॉइंट सुनिए इसमें, और पॉइंट, क्योंकि थियोरेटिकली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। यहाँ तक सब ठीक है, बीटा डीके की जो थ्योरी प्रपोज की जा रही है सब सही चल रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने एक क्वेश्चन रेज कर दिया, किसी ने एक क्वेश्चन रेज कर दिया था कि इसकी क्या गारंटी है कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ये ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रही है, हो सकता है कि ये वो इलेक्ट्रॉन हो जो न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगा रहा था, ऑर्बिट या- वाला होता तो सब ट्रांजिशन मतलब दिखता, फिर फोटॉन नहीं रिलीज। सुनो, वो तो इससे रिजेक्ट हो गया कि न्यूक्लियर रिएक्शन है तो उसका, फिर लोगों ने कहा कि इसकी क्या गारंटी है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होकर के और एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में पहले से ही छुपा हुआ, मे बी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर ही था
और वो किसी वजह से बाहर आ गया, मतलब इस बात के भी तो चांसेस है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करे। सर नहीं कर सकता है। इस पर जेई का क्वेश्चन आ चुका है कि द इलेक्ट्रॉन विच वी गेट इन द बीटा डिके, ऑप्शन वाज इट इज द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस और इट इज द इलेक्ट्रॉन विच इज ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस। कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन है ये? दोनों ही नहीं और दोनों ही नहीं है। ना तो ये वो इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के चक्कर लगा रहा था, ना ये वो इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस में पहले से था। ये वो इलेक्ट्रॉन है जो न्यूट्रॉन के प्रोटॉन में कन्वर्जन से बना था। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं कर सकते और इसको बाद में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के थ्रू रिजेक्ट कर दिया गया था कि नहीं ये Yes, पॉसिबल sir. नहीं है। सर वो लाइट की स्पीड को बचा लाइट रहा की था। स्पीड से एक्सीड कर रहा था। Yes, जो भी sir. था, हाँ, उनका एक थ्योरी था अनसर्टेनिटी वाला कि नहीं इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस न्यूक्लियस में हो ही नहीं सकती कभी। तो इसका मतलब अंदर कुछ रिएक्शन हुई होगी जिससे इलेक्ट्रॉन बना होगा, Yes, sir. तब जाकर के इतना सब कुछ, इतनी जो चीजें हैं सामने आई कि बीटा डिके इस तरीके से होगा। तो ना तो ये ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन है, ना तो ये प्री एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ द न्यूक्लियस है। दिस इज द इलेक्ट्रॉन ओरिजिनेटेड बाय कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन। ठीक है, यहां तक बात है समझ में? यस Yes, sir. यस आप सुनिए अगला पॉइंट। तो जब ये भी कह दिया गया कि बीटा डिके में इन दोनों के एनर्जी मतलब की जो शेयरिंग होगी, टोटल एनर्जी क्यू है, अब वो हमें इन दोनों में आपस में कुछ शेयर करना है, कुछ इसके पास कुछ इसके पास, और वो शेयरिंग किसी फिक्स फॉर्मूले से नहीं हो पा रही कि 30% इसको 70% इसको, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बना। तो रैंडमली कुछ भी आ सकता है। मान लिया किसी एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन ने 70% एनर्जी एक्वायर की, तो इसका मतलब 30% एनर्जी किसके पास गई होगी? अगर हम ये मान लें किसी एक्सपेरिमेंट में क्यू वैल्यू का 70% एनर्जी इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है, तो मतलब कि उस क्यू वैल्यू का 30% एनर्जी जो होगा वो Anti-neutrino के पास. एंटी न्यूट्रिनो के पास है। तो क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि एंटी न्यूट्रिनो का मोमेंटम कितना होगा? क्योंकि ये फोटोन तो है नहीं। व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ दिस एंटी न्यूट्रिनो? तो उसके लिए तरीका क्या लगाओगे? हमें अपनी न्यूक्लियर रिएक्शन में फिजिक्स के सभी लॉ कंजर्व कराने, जितने लॉ आपने पढ़े सब कंजर्व है। लीनियर स्पिन, मोमेंटम। हाँ, स्पिन डाल करके एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करवा लिए, चार्ज कंजर्व है, मास नंबर कंजर्व है। इससे हमने एनर्जी मास इक्विवेलेंस यूज कर लिया। अब सिर्फ एक चीज बचती है कंजर्व करने वाली, वो है लीनियर Linear मोमेंटम। momentum का. तो लीनियर मोमेंटम जब कंजर्व कराएंगे, इसको तो हम पहले ही रेस्ट पे मान रहे हैं, इसका नेग्लेक्ट कर रहे हो रिकॉइल, तो फिर इसका मतलब मोमेंटम कंसिडर किनका करना होगा मुझे? इलेक्ट्रॉन। Neutrino का. तो इलेक्ट्रॉन मोमेंट, इसका मतलब मोमेंटम ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन प्लस द मोमेंटम ऑफ एंटी न्यूट्रिनो। लीनियर मोमेंटम की बात हो रही है, इनके लीनियर मोमेंटम का समेशन 0 आना चाहिए, यानी कि Yes, इन sir. दोनों के लीनियर मोमेंटम बराबर हुए, फिर से Equal and opposite. इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड में। और इलेक्ट्रॉन का लीनियर मोमेंटम निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का लीनियर मोमेंटम क्लासिकल फिजिक्स से निकालेंगे। दैट काइनेटिक एनर्जी इज p² डिवाइडेड बाय 2m वाले फॉर्मूले से। तो इसका मतलब द लीनियर मोमेंटम ऑफ एंटी न्यूट्रिनो का मैग्नीट्यूड should be root of 2 mass of electron and kinetic energy of the electron। कर सकते हैं इसको? Yes, यस sir. सर। Yes. यस और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वही जो आपके क्वेश्चन में लिखा जाएगा, आगे के एक क्वेश्चन में लिखा हुआ, लेकिन वो न्यूट्रिनो यूज किया गया एक्चुअली, उसमें एक जगह लिखा हुआ है चीज। और हमारे क्वेश्चंस में आता है कि सपोज 70% इज ऑफ क्यू गोज विथ इलेक्ट्रॉन, तो हम यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंगे वो इस क्यू वैल्यू का 70% जो भी आएगा वो रख देंगे
और एंटी न्यूट्रिनो का मोमेंटम कैलकुलेट कर देंगे इससे। Yes, sir. 13th question, positron and जी neutrino. हाँ, तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं अभी। तो इसमें कुछ लोगों ने डाउट ये किया, अरे बहुत इसमें डाउट्स है इसमें। कुछ लोगों ने ये कहा कि फोटोन के टाइम पर तो ये कहा गया था, फोटोन के टाइम ये कहा गया था कि जो एनर्जी और मोमेंटम है वो आपस में रिलेटेड है, E इक्वल टू, याद करिए मोमेंटम और एनर्जी का जो रिलेशन चलता है, तो मेरे ख्याल से P इंटू सी था, equal to P. Yes. तो मोमेंटम एनर्जी बाई सी होना चाहिए, मोमेंटम शुड बी एनर्जी बाई सी। तो कुछ लोगों ने ये कहा कि क्यों ना हम ये काम कर ले यार कि अगर Q वैल्यू का 70% इलेक्ट्रॉन के पास है तो 30% न्यूट्रॉन के पास है, फिर तो हम डायरेक्टली E बाई सी नहीं कर सकते थे। हम ये क्यों कर रहे हैं कि हम मोमेंटम कंजर्व करवाएं और एंटी न्यूट्रॉन के मोमेंटम को इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम के बराबर करें। हम तो सीधे सीधे light ये को रिजल्ट compare निकालें। क्यों करेंगे? एंटी न्यूट्रिनो। सर ये स्पीड ऑफ लाइट से थोड़ी ना हाँ। चलेगा। तो यही बताना था कि यहीं पर एक प्रॉब्लम है कि ये जो रिजल्ट है ये फोटॉन्स में एप्लीकेबल है, एंटी न्यूट्रिनो में एप्लीकेबल पार्ट नहीं है, क्योंकि एंटी न्यूट्रिनो लाइट की स्पीड पर नहीं चलना है पहली चीज, और ये फोटॉन से डिफरेंट है भी, एक्चुअल में डिफरेंट है बिकॉज ऑफ द एंगुलर मोमेंटम पार्ट। तो हम फोटॉन की कोई भी थ्योरी फोटॉन से रिलेटेड जो है वो हम एंटी न्यूट्रिनो में लगाएंगे नहीं, क्योंकि अगर ऐसी थ्योरी हम लगाना स्टार्ट कर देंगे फिर तो हम इसकी वेवलेंथ बताएंगे hc/λ, फिर हम इसको एक रेडिएशन मानेंगे, तो ये सब कुछ नहीं करना है आपको गलती से। यही एक तरीका है जो सही मेथड है, यही सही तरीका है एंटी न्यूट्रिनो के मोमेंटम को कैलकुलेट करने का, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। वो पॉइंट जरूर लिख लीजिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन बीटा डिके में आया है वो ना तो पहले से न्यूक्लियस में था और ना ही वो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन है। फिर कुछ न्यूक्लियस में बीटा प्लस डिके भी हुए, और बीटा प्लस डिके किस तरीके से दिखाए गए वो देखो। बीटा प्लस डिके, जिन न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा एक्सेस में आ जाते हैं, मतलब प्रोटॉन का नंबर एक्सेसिव नंबर आ जाए और वो n/z रेशियो के क्रॉस कर जाए, मतलब अनस्टेबिलिटी कर्व में चला जाए, तो वहां पर कहते हैं कि फिर प्रोटॉन को बलिदान करना पड़ेगा और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा। और प्रोटॉन का जब न्यूट्रॉन में कन्वर्जन होगा तो चार्ज कंजर्वेशन के हिसाब से लेफ्ट साइड पर पॉजिटिव चार्ज है तो राइट साइड भी पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, तो ये एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल क्रिएट करता है जिसका चार्ज पॉजिट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन का ट्विन कह सकते हो, ट्विन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सब कुछ इसका इलेक्ट्रॉन जैसा ही है, मास होता है पर चार्ज पॉजिटिव, ओनली साइन ऑफ चार्ज फर्क है, पॉजिटिव चार्ज है बाकी सब इलेक्ट्रॉन जैसा है। और प्लस इसके साथ भी एक पार्टिकल निकलेगा अगेन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए, और वो होता है न्यूट्रिनो। मतलब ये 3 पार्टिकल्स आए इसमें, और ये सब कुछ इनसाइड न्यूक्लियस। बीटा प्लस आपने कब बताया था, कब होता है? जब प्रोटॉन का नंबर न्यूट्रॉन के कंपेयर में ज्यादा हो और n/z रेशियो अनस्टेबिलिटी कर्व पे जा रहा। ओके सर। हालांकि इसकी और थ्योरी थोड़ी अलग है। अब अगर आप X1 की क्लास की होगी तो पहले लेक्चर में, रेडियोएक्टिविटी की पहले लेक्चर में आपको एक न्यूक्लियन का कॉन्फ़िगरेशन समझाया गया था कि एक लेवल पे 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन आ सकते हैं। यस और वहाँ 5b12 का एग्जांपल दिया था हम लोगों ने। तो वो थ्योरी थोड़ी और, हाँ वो और इन डेप्थ थ्योरी है, लेकिन उससे हमको कोई मतलब नहीं है अभी। बट ये होता है न्यूक्लियस के अंदर ऐसी चीज हो रही होती है, और इसका रिएक्शन जब दिखाओगे तो रिएक्शन इस तरीके से ZX से नाउ एक प्रोटॉन सैक्रिफाइस हो रहा है तो एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा, मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज प्रोटॉन का सैक्रिफाइस हो रहा है तो न्यूट्रॉन का कन्वर्जन भी हो रहा है।
प्लस ई प्लस न्यूट्रिनो एंड क्यू वैल्यू, ये इसका रिएक्शन दिखाते हैं। ठीक है, यस सर। दिखाओगे? यस क्यू वैल्यू जब निकालना होगा इसका, तो क्यू वैल्यू निकालने के लिए ये तीन ही चीज बार बार आपको करनी है। क्यू वैल्यू, तो क्यू वैल्यू निकालने का मतलब हुआ काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट ई प्लस एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो, ये क्यू वैल्यू है। एक बार फिर से y का रिक्वायल नेग्लेक्ट होगा, एंड ऑल्सो इट इज इक्वल टू, difference of rest energy. अब देखो यहाँ पर इसका मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ यार, एटॉमिक मास ऑफ कैपिटल एक्स माइनस z इंटू एम ई, माइनस y, तो माइनस एटॉमिक मास ऑफ y, और इसमें से क्या माइनस करेंगे, और y वाले के जब कर रहे होंगे तो उसमें से क्या माइनस कर देखिए, तो माइनस z माइनस 1 एम करेंगे, और एक माइनस ये इलेक्ट्रॉन का मास, पॉजिट्रॉन का मास, बट पॉजिट्रॉन का मास उतना ही है जितना इलेक्ट्रॉन का है, एंड दिस टोटल इनटू सी स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखोगे तो इसमें एम का टर्म कैंसिल नहीं होगा। यस सर। इस बार एम कैंसिल नहीं होगा, ये पहली रिएक्शन है जिसमें एम एग्जिस्ट कर जाता है। ये बनेगा एटॉमिक मास ऑफ कैपिटल एक्स माइनस एटॉमिक मास ऑफ वाई, और ध्यान से देखो आप तो माइनस 2 एम का टर्म है -2 me. Yes, sir. इंटू सी स्क्वायर, तो इसमें थोड़ा सा अलर्ट रखना। इसीलिए मैं बार बार इसकी हैबिट डलवा रहा हूँ कि इसकी हैबिट डालो आप, ऐसा ना हो कि जबरदस्ती आप एटॉमिक मास लेके चले जाए। तो इसमें 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन का मास और कम करना पड़ेगा, और इसका भी सेम रूल है कि पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो के काइनेटिक एनर्जी को डिवाइड करने का कोई रूल नहीं है। 100% एनर्जी पॉजिट्रॉन की हो सकती है, 100% न्यूट्रिनो की हो सकती है, 0% भी हो सकते हैं, कोई भी परसेंटेज में ये अपने एनर्जी को डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी परसेंटेज में। ठीक है, तो इसमें ज्यादा डिटेल में जाना नहीं, क्योंकि सिमिलरली बीटा माइनस के है और न्यूट्रिनो की प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली सेम है एंटी न्यूट्रिनो के, एग्जैक्टली सेम, बस सिर्फ ये है कि अलग अलग रिएक्शंस में निकले हैं तो नाम अलग अलग पड़े इनके, कोई डिफरेंस नहीं इन दोनों में। ठीक है, इसको आगे बढ़ जाए, इसमें ज्यादा काम नहीं। अब इसी का क्वेश्चन है एचसीवी में। हाँ जी, एचसीवी में अगर आप जाओगे तो अच्छा पहले 1 मिनट यार, 12th नंबर क्वेश्चन अगर सामने हो तो रिएक्शन कंप्लीट करने के भी क्वेश्चंस आते हैं, ये देखो कर पाओगे नहीं कर पाओगे। 12th नंबर का पहला रिएक्शन, उसमें अल्फा निकला है। ये इस कंसेप्ट के ऊपर होते हैं कि प्रोडक्ट का एटॉमिक नंबर और मास नंबर किस तरीके से बदलता है। तो अल्फा डिके में एटॉमिक नंबर में क्या चेंज करते हो और मास नंबर में क्या चेंज करते हो? मास में -4 और एटॉमिक में -4। तो जरा बताना, ये आरए है, इसके एटॉमिक नंबर को 2 कम कर दें और मास नंबर को 4 से कम कर दें, तो जो एलिमेंट आएगा वो कौन होगा पीरियोडिक टेबल के अंदर? 86 है ये, 88 में 86 और 222 मास नंबर वाला एलिमेंट कौन है? ये भी पूछते हैं यार क्वेश्चन। अब पूरी पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए। रेडॉन होगा क्या? हमें नहीं मालूम है, देखो पीरियोडिक टेबल आप खोलो, आप पता लगाओ कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 86 है। 86 रेडॉन को, यस, नोबल गैस। तो ये शुरू में क्या लेफ्ट साइड पे जो आर लिखा है इसको क्या बोलते हैं? ये रेडियम। रेडियम। अच्छा, रेडियम और रेडॉन 2 अलग अलग है। यस सर। यस सर। अच्छा, दूसरे वाले में बताना जरा, दूसरे वाले में देखो जरा, ऑक्सीजन फास्फोरस एफ क्या है, फ्लोरीन, सॉरी जो भी होगा, Fluorine. नीचे एटॉमिक नंबर देखो आप, एटॉमिक नंबर 8 से 9 हो रहा है नीचे। एटॉमिक नंबर कौन से रिएक्शन में बढ़ता है? कौन से रिएक्शन है जहाँ Z प्लस बनाता है? बीटा माइनस। तो उसका मतलब साथ में क्या निकला होगा वहां पर, बाकी के एलिमेंट्स क्या होंगे वहां? Electron और Electron, anti-neutrino anti-neutrino निकला होगा, और Q.
क्यू नहीं दिखाते, क्यू एलिमेंट नहीं है ना, हाँ क्यू सर तो वो एनर्जी एलिमेंट नहीं है। आप ई माइनस दिखाओगे और एंटी न्यूट्रॉन दिखाओगे वहां पर। इस टाइप के भी पेपर्स में क्वेश्चंस आते हैं। कंप्लीट द रिएक्शन, तीसरे वाले को देखो जरा, उसमें एटॉमिक नंबर एक कम कर दिया उन्होंने, बीटा प्लस डीके बीटा बीटा प्लस प्लस, इस तरीके से होता है। अच्छा अब ठीक, अब 13th क्वेश्चन देखो जल्दी से। 13th वाले क्वेश्चन में रिएक्शन दी गई है बीटा प्लस की, यस सर। और जो एक लाइन लिखी है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैरिड बाय द पॉजिट्रॉन इज फाउंड टू बी 0.650। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैरिड बाय पॉजिट्रॉन फाउंड टू बी 0.650। किस चीज की इंफॉर्मेशन है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पॉजिट्रॉन की किसके बराबर आ सकती है? क्यू के बराबर। क्यू वैल्यू उन्होंने एक तरीके से क्यू वैल्यू प्रोवाइड की। फिर कह रहे व्हाट इज द एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो व्हिच वाज एमिटेड टुगेदर विद अ पॉजिट्रॉन ऑफ 0.15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब किसी दूसरे रिएक्शन के अंदर जब ये 0.15 होगा तो ये कितना होगा? और क्यू वैल्यू वो पहले बता चुके। यस सर, तो उसी Q value इस बता, इक्वेशन से निकाल माइनस करके आ जाएगा। ट्रैक कर देंगे आगे। हाँ जी, और आसान क्वेश्चंस होते हैं, खाली मतलब पता होना चाहिए। फिर देखो पूछा है व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ न्यूट्रिनो। हालांकि इन्होंने इसलिए क्या लिखा है, यूज द फॉर्मूला एप्लीकेबल टू फोटोन, कंप्लीटली रॉन्ग। क्यों नहीं लगा सकते? लाइट की स्पीड पे निकाल लाइट की स्पीड स्पीड से ट्रैवल नहीं करता है, फोटॉन से और अलग भी होता है फोटोन। बिल्कुल। अच्छा इसके बाद इसमें अगले वाले में इलेक्ट्रॉन कैप्चर है। ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा ना आपको पूरा? बताओ। यस सर कैप्चर रिपीट। अब देखो एक और चीज है, एक क्वेश्चन इसमें और आता है यहाँ पर कि क्या ये रिएक्शन आउटसाइड न्यूक्लियस पॉसिबल है? मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि ये सब कुछ न्यूक्लियस के अंदर होता है। क्या न्यूक्लियस के बाहर अकेले प्रोटॉन को, सिंगल प्रोटॉन, आइसोलेटेड प्रोटॉन्स को क्या न्यूट्रॉन में कन्वर्ट किया जा सकता है? Is it possible that a proton converts itself into neutron in the isolated condition outside nucleus? नो सर नहीं हो सकता। न्यूट्रॉन अगर ध्यान, सर यहाँ तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो ये खराब हो रहा था इसकी वजह से आइसोलेटेड। हाँ मतलब सवाल ही ये नहीं न्यूक्लियस उठता, करे के सोचो। वो इसलिए भी नहीं कर सकते, रीजन भी है ना, वाई क्यों नहीं कर सकते भैया? क्या प्रॉब्लम है? अगर न्यूक्लियस के अंदर कर सकते हैं तो सर बाहर अगर अनस्टेबल ही नहीं होगा कुछ भी तो क्यों अरे होगा? मैडम कोई रीजन नहीं है, फिर वही तुम असर्शन रीजन में फंसोगे जैसे आज फंसी थी। इसका क्वेश्चन ऐसे भी होता है, क्या आइसोलेटेड न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो सकता है? यस सर, यस। इसका रीजन दूसरा है, रेस्ट मास आता है। मास कंजर्व करना। प्रोटॉन अगर न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो रिएक्शन में मास बढ़ेगा। न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा हैवी है। यानी पूछना ये चाह रहे हैं कि क्या कोई ऐसी रिएक्शन पॉसिबल है जिसका मास प्रोडक्ट्स में ज्यादा हो रहा हो? क्योंकि क्यू वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करते हो, रिएक्टेंट के मास में से प्रोडक्ट का मास माइनस करते हो। यस सर। और ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट में ज्यादा मास है उसकी क्यू वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी। यस सर। और नेगेटिव क्यू वैल्यू का मतलब क्या हुआ? एनर्जी रिलीज नहीं होगी उस रिएक्शन में, आपको एनर्जी, हाँ, उस रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। तो आइसोलेटेड प्रोटॉन कैन नॉट कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू न्यूट्रॉन अंटिल सम एनर्जी इज गिवन टू इट। अपने आप होने वाला मतलब स्पॉन्टेनियसली ये चीज नहीं हो सकती, आप जबरदस्ती रिएक्शन करवा दो वो अलग बात है। फिर न्यूक्लियस में क्यों हो जाता है ये? न्यूक्लियस में अकेला नहीं हो सकता तो न्यूक्लियस में क्यों हो जाता है? तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन अलोंग विथ अदर न्यूक्लियॉन्स मिल करके न्यूक्लियस, ओवरऑल न्यूक्लियस का मास रिड्यूस करता है। यहाँ पर भले न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से ज्यादा हुआ लेकिन इस पूरे न्यूक्लियस की मास इस वाले न्यूक्लियस से कम आ जाती है। कुछ इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशंस आते हैं और ये रिएक्शन पॉसिबल है। चाहे तो आप उसको देखो, देखिए 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन में
कार्बन 11 और बोरॉन 11 की बात की गई। मासेस क्या दिए गए इनके? 11.0114 और डिके कौन कर रहा है 11.0. इसमें? देखिए डिके हो रहा है C11 का B11 में, किस तरफ मास ज्यादा है चेक करके देखो आप। कार्बन वाला. तो एज अ होल, और ये बीटा प्लस डीके है, बीटा प्लस डीके वाली ही रिएक्शन है। C11 से B11 जाओगे ना आप, तो बीटा उसमें लिखा भी है कि बीटा प्लस है ये। तो यहाँ पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन वो सब कुछ न्यूक्लियस के अंदर होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के साथ मिल करके मास कम हो जाती है, अकेला नहीं हो सकता ये चीज। ठीक है यहाँ पर यस सर। रीजनिंग सही होनी चाहिए, मतलब रीजन आप दे सकते हो, बिकॉज द प्रोडक्ट इज हैविंग लार्जर मास, द रिएक्शन कैन नॉट बी स्पॉन्टेनियस, खुद से नहीं होगी, ये रीजन होगा इसका। अ न्यूट्रॉन कैन कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन, चाहे वो न्यूक्लियस के अंदर हो चाहे बाहर हो। गामा डीके, गामा डीके थर्ड मोड ऑफ रेडियोएक्टिव डीके। अल्फा डीके बीटा डीके की दो पार्ट्स हो गए, गामा डीके तीसरा मोड है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें कोई पार्टिकल बाहर नहीं आता, गामा डीके में कोई पार्टिकल बाहर नहीं आती है। इस डीके में न्यूक्लियॉन्स का डी एक्साइटेशन, वन लाइन डी एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अभी पीछे एग्जांपल कौन सा लिया गया था, जरा देखो आप पीछे कौन सा एग्जांपल लिया गया था। अभी HCV के क्वेश्चन में, HCV के क्वेश्चन में जो बीटा प्लस डीके का एग्जांपल लिया है वो कौन सा है, देखो कौन सा था यार, ये भी भूल गए। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको सीधे एग्जांपल लेके चलता हूँ। 12th नंबर क्वेश्चन जो HCV का है, उसमें जो C वाला पार्ट है एल्यूमिनियम वाला, कुछ ये है ना यार, इस तरीके से बाकी रिएक्शन कंप्लीट करोगे तो बीटा प्लस और वो सब न्यूट्रॉन आएंगे ऐसे करके, ये रिएक्शन दी गई है। यस सर. चलिए इसका मतलब एल्यूमिनियम में न्यूक्लियॉन्स कितने हैं? एल्यूमिनियम में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला करके 25। 25. उन 25 का कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा ध्यान करिए। रूल क्या करता था कि एक न्यूक्लियर लेवल पर, एक न्यूक्लियस के एक एनर्जी लेवल पे, न्यूक्लियस की एक एनर्जी लेवल प्रोटॉन से दो न्यूट्रॉन. मैक्सिमम 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, अगले लेवल पर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, उसके अगले लेवल पर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, इस तरीके से चलेंगे। 13 प्रोटॉन्स है हमारे पास, तो कहां तक का लेवल आएगा? 2 इसमें हो गए, 2 इसमें हो गए, 2 इसमें हो गए, तो 6th लेवल पर 7th पे प्रोटॉन होगा. 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 6th लेवल पे। यस. 7th लेवल पे क्या होगा? प्रोटॉन. एक प्रोटॉन एक 7th लेवल पे एक प्रोटॉन हो गया, 13 प्रोटॉन हो गए, न्यूट्रॉन 2 हो सकते हैं, लेकिन टोटल न्यूट्रॉन है कितने इसमें? 25 में से 13 माइनस करो, 12 ही तो है। 12। यस. तो कुल मिला के होगा क्या, कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा इसका? पूरा कॉन्फ़िगरेशन अगर आप ध्यान से देखोगे तो 7th लेवल पर क्या जाओगे, मतलब ये 6 हो गए, 6 लेवल तक आपने ये दिखा दी, और ये प्रोटॉन 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 और ये प्रोटॉन हो गया, इस तरीके से दिखाओगे आप। सही है कॉन्फ़िगरेशन? यस Mg का कॉन्फ़िगरेशन कैसे दिखाओगे? 12 और 25 है, उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा? तो सेम Seventh होगा, level, 6 लेकिन लेवल न्यूट्रॉन तक होगा तो तो प्रोटॉन खत्म हो जाएंगे और न्यूट्रॉन ऊपर। मतलब उसके 6th और 7th लेवल की अगर हम बात 7th करें लेवल तो पर एक न्यूट्रॉन होगा प्रोटॉन की जगह. बाकी उसके नीचे तक का कॉन्फ़िगरेशन सेम आएगा।
यस Yes. सर। यस तो इसका मतलब हुआ क्या था कि इस प्रोटॉन ने अपने आप को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर लिया था। यस प्रोटॉन ने अपने आप को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर लिया था। लेकिन अब इसमें होता क्या है कि जब ये प्रोसेस होती है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा होता है, एग्जैक्टली ये दोनों एनर्जी लेवल सेम नहीं आते। एग्जैक्टली ये एनर्जी लेवल और ये एनर्जी लेवल एग्जैक्टली सेम नहीं आते। मतलब कन्वर्जन के, देखिए जो कन्वर्जन का फिनोमेना है उसमें तो रेस्ट मास बदलता है जिस वजह से एनर्जी निकलती है। उसके बाद एक और चीज होती है, उसके बाद एक और फिनोमेना ये होता है कि जो हमारा न्यूक्लियस बनता है उसका एनर्जी लेवल थोड़ा सा अनस्टेबल होता है। और ये स्लाइटली, इसको उससे समझ सकते हो आप, हाइड्रोजन की थर्ड एनर्जी लेवल और हीलियम की थर्ड एनर्जी लेवल और लिथियम प्लस की थर्ड एनर्जी लेवल, क्या सबके एनर्जी बराबर होगी? नहीं No. नो सर No. तो ये सेवेंथ एनर्जी लेवल जरूर है। एनर्जी लेवल यहाँ भी सेवेंथ है, एनर्जी लेवल यहाँ भी सेवेंथ है, लेकिन जो एनर्जी यहाँ के सेवेंथ लेवल की होगी और जो एनर्जी यहाँ के सेवेंथ लेवल की होगी वो सेम नहीं होंगी। मतलब प्रोटॉन ने न्यूट्रॉन में कन्वर्ट किया, लेकिन वो अपने एनर्जी लेवल को कम करेगा कुछ या ज्यादा करेगा, जैसा भी होगा। तो ये थोड़ा सा डी एक्साइट भी होगा, कन्वर्जन के बाद डी एक्साइटेशन भी होगी इसकी एट सम लोअर एनर्जी लेवल, क्योंकि एनर्जी लेवल कॉन्फ़िगरेशन दो अलग अलग एलिमेंट्स की कभी मैच नहीं कर सकते। और ये किसका प्रिंसिपल था कि दो डिफरेंट एलिमेंट के एनर्जी लेवल्स मैच नहीं कर सकते आप? पाउलिस का था ना, पाउलिस का ही तो था ये, Pauli's एनर्जी लेवल। exclusion प्रिंसिपल। तो converted neutron will not be at the same energy level. It will be at some higher energy level with respect to its own element. With respect to its own element, it will be at some higher energy level. और वो डी एक्साइट होगा। इस डी एक्साइटेशन में जो एनर्जी बाहर आती है, डी एक्साइटेशन में, उसको कहा जाता है गामा डीके। कन्वर्जन के फिनोमेना में बीटा पार्टिकल निकला था, कन्वर्जन के बाद डी एक्साइटेशन जब होता है फर्दर तो हम बोलते हैं गामा होगा। यानी कि गामा डिके कभी भी पहले नहीं हो सकती, गामा डिके हमेशा या तो बीटा डिके होने के बाद होगी या अल्फा डिके होने के बाद होगी। सर सर डी एक्साइटेशन हो क्यों रहा था समझ नहीं आया, फिर से समझा देंगे? डी एक्साइटेशन आप ऐसे मान लीजिए, मैं एक न्यूमेरिक एग्जांपल लेके समझा सकता हूँ, ऐसे तो थोड़ा टफ है क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स का आइडिया है नहीं हम लोग को, तो आपको मैं ऐसे समझा देता हूँ। देखो मान लीजिए ये हमारा एल्यूमिनियम था ना, सिर्फ एक एग्जांपल के फॉर्म में समझना है यार। एक एग्जांपल के फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से एल्यूमिनियम के सेवेंथ एनर्जी लेवल की वैल्यू सपोज करिए 30 जूल है। ठीक है, फिर क्लियर कर दूं, जूल्स वगैरह में नहीं होते, हम सिर्फ समझा रहे हैं आपको कि मान लिया जाए कि एल्यूमिनियम की सेवेंथ एनर्जी लेवल की वैल्यू 30 जूल है और एमजी की सेवेंथ एनर्जी लेवल वैल्यू 28 जूल है। आप जैसे इलेक्ट्रॉन के बारे में बोलते हो कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में स्टे नहीं कर सकता, उसकी कुछ डिफाइंड ऑर्बिट्स हैं, कुछ डिफाइंड रेडियसेस हैं, वहीं पर इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकते हो आप। तो न्यूक्लियॉन्स के भी कुछ डिफाइंड एनर्जी लेवल्स हैं, वहीं पर उनको एकोमोडेट कर सकते हो। पहले आप ये तो एग्री करोगे ना कि एल्यूमिनियम और एमजी दोनों के सेवेंथ एनर्जी लेवल के एनर्जी की वैल्यू मैच नहीं कर सकती कभी। यस सर। ये तो पाउलिस प्रिंसिपल से मान सकते हो कि मैच तो नहीं कर रहे होंगे। तो ये प्रोटॉन अपने आप को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करके क्या इसी एनर्जी लेवल पर रहेगा? नो सर। No, sir. नहीं हो सकता, क्योंकि एनर्जी लेवल्स आर क्वांटाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट। नहीं, अगर ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करके खुद को 30 जूल की एनर्जी लेवल पे ही रखता है और 30 जूल की एनर्जी लेवल एमजी में एग्जिस्ट नहीं करती गई, तो करना क्या होगा, कन्वर्जन भी करेगा और जो अलाउड एनर्जी लेवल 28 जूल की है वहां पर जाकर के ये न्यूट्रॉन स्टे करेगा। कुछ आया, थोड़ा बहुत आइडिया लगा इस पे ब्रीफली?
क्योंकि कोई भी दो एटम सेम एनर्जी लेवल के नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकता। 30 से कुछ तो कम ही होगा, और कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी का कंसेप्ट है ये। हायर एनर्जी पर स्टेबल नहीं हो सकते। जी सर। और देखिए, हमने फर्स्ट डे कौन सा एग्जांपल लिया था? फर्स्ट डे का एग्जांपल कौन सा लिया था? देखिए, 5B12 लिया था शायद। 5B12 होता है ना कुछ, यस यस सर। और ये कन्वर्ट होता है 6C12 में प्लस बीटा प्लस में, और ऐसे करके। आपको इससे थोड़ा और ज्यादा समझ में आएगा। 5B12 के न्यूक्लियर लेवल दिखाते हैं। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 1 और न्यूट्रॉन। ये होगा इसका एनर्जी लेवल। कार्बन के एनर्जी लेवल्स, प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। ये मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। हुआ क्या होगा इस रिएक्शन में? ये न्यूट्रॉन ने अपने आप को क्या किया होगा? इस न्यूट्रॉन ने अपने आप को सुसाइड करके प्रोटॉन बना होगा, और प्रोटॉन बनने के बाद कहाँ गया होगा? ये नीचे वाले लेवल में, क्योंकि नीचे एक वैकेंसी है, नीचे एक वैकेंसी है। तो दो चीजें एक साथ हो रही हैं। पहले तो कन्वर्जन बीटा डिके, कन्वर्जन के बाद ये नीचे आएंगे, ये गामा डिके। इससे कुछ समझ पा रहे कि नहीं? यस यस कन्वर्जन फोर्थ एनर्जी लेवल में हो रहा, लेकिन जो प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा फोर्थ एनर्जी लेवल में, वो फाइनली एकोमोडेट हो रहा थर्ड एनर्जी लेवल पे। तो वो जो फोर्थ लेवल से थर्ड लेवल पे जाने का प्रोसेस है, उसको हम गामा डिके कह रहे हैं। और बस सर ये भी कह सकते हैं ना कि जाने का रीजन स्टेबिलिटी गेन करना है। बिल्कुल, स्टेबिलिटी मतलब इसका मतलब कहीं ना कहीं लोअर एनर्जी लेवल्स खाली होते हैं, उनको भरना होता है। पाउलीज प्रिंसिपल इसका रीजन कहते हैं। तो गामा डिके में कोई पार्टिकल बाहर नहीं आ रहा है। देखिए, पहली बात तो ये गामा डिके हमेशा आफ्टर अल्फा और आफ्टर बीटा होगा। मतलब कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डिके गामा से चालू हो जाए, हो ही नहीं सकता। पहले अल्फा डिके होगा या बीटा डिके होगा, और फिर उसके बाद गामा डिके होगा। और गामा डिके में कोई पार्टिकल बाहर नहीं आ रहा, सिर्फ डी एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, जस्ट लाइक एटम के इलेक्ट्रॉन का डी एक्साइटेशन होता है। और इन रिएक्शंस को इस तरीके से दिखाते हो आप, एलिमेंट एक्स, जेड और ए, क्योंकि कुछ बाहर तो निकला नहीं पार्टिकल, तो ना तो एटॉमिक नंबर बदलेगा ना मास नंबर बदलेगा। तो इसमें क्या करते हैं, रिएक्शंस को दिखाने के लिए एलिमेंट के ऊपर एक स्टार साइन बना देते हैं, कंडीशंस अप्लाई वाला स्टार साइन। और ये स्टार साइन हमसे ये कहता है, ये स्टार साइन का मतलब होता है कि यार इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स प्रॉपर एनर्जी लेवल पर नहीं है, तो इसका डी एक्साइटेशन होगा और ये कोई नया एलिमेंट बनेगा। एलिमेंट सेम रहेगा ये, क्योंकि एटॉमिक नंबर और मास नंबर में तो फर्क पड़ा नहीं, बट राइट साइड पर ये स्टार साइन नहीं दिखाओगे आप, मतलब कि ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई है इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियॉन्स आर एट अ हायर एनर्जी लेवल। ये स्टेबल न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियॉन्स आर नाउ एट लोअर एनर्जी लेवल, डी एक्साइटेशन हो चुका है, प्लस कुछ एनर्जी बाहर आएगी जिसको गामा कह रहे हो। और इसमें क्यू वैल्यू नहीं दिखाते, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट बाहर नहीं आया है, तो मास में कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर मास का कोई डिके नहीं हो रहा मेरा। डी एक्साइटेशन में सब कुछ न्यूक्लियस के अंदर, जितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर थे अभी भी उतने ही है, खाली लोकेशन चेंज की है उन्होंने, एनर्जी लेवल्स बदले, एनर्जी लेवल बदले हैं। तो उस एनर्जी लेवल से जो एनर्जी निकली है वो गामा है, जो कि फोटोन थ्योरी को फॉलो करता है। इसमें कोई क्यू वैल्यू नहीं दिखाई जाती। और उसको लिखने का तरीका ही है ये। और इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट भी नहीं कर सकते कि गामा की एनर्जी क्या होगी, इसको एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हो। इस गामा को किसी ऐसे एक्सपेरिमेंट में लेके जाओ जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसा हो, तो हमको मालूम चल जाएगा गामा की क्या एनर्जी है।
और इसका प्रूफ दिखाता हूं। देखिए, सेवनटीन क्वेश्चन देखो अगर आप, क्वेश्चन नंबर 17। पता नहीं नाम भी ऐसे लगते हैं जैसे ना कि थोरियम। थोरियम है सर। यस सर। एवेंजर के हीरो लगते हैं सर। सो उसी के नाम थाइनोसाइनस टाइप के नहीं। Yes, आप देखो sir. यहाँ पर जो आरए बना है उस पर स्टार साइन बना हुआ है यस। और Yes, प्लस sir. अल्फा। क्या मतलब है इस Yes. रिएक्शन का? इस रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? पहले अल्फा अल्फा डीके डीके तो हुआ हुआ, है। लेकिन अल्फा डीके में जो प्रोडक्ट आया है वो अभी वो स्टेबल नहीं है। अनस्टेबल Unstable इलेक्ट्रॉन gamma कॉन्फ़िगरेशन decay है। स्टेबल Copper इलेक्ट्रॉनिक nickel तो level इसकी पे नहीं है। स्टेबिलिटी भी तो लाओगे, तो एक और रिएक्शन दिखाई गई, गामा एक और रिएक्शन दिखाई गई है गामा डीके दिखाई। और उसको 224 आरए उसको स्टेबल कर दिया, शांत कर दिया उसको। मतलब थोड़ा सा ये एक्साइटेड हो गए थे आरए, अल्फा निकलने से ये एक्साइट हो गए थे, तो इनको कूल डाउन किया गया गामा निकाल के। और गामा के बगल में क्या लिखा है? एनर्जी एनर्जी 217। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि गामा किस एनर्जी का है, क्योंकि ये कोई नहीं बता सकता, कोई पहले से डिफाइन नहीं कर सकता कि गामा की क्या एनर्जी आने वाली है। एक्सपेरिमेंट करो, अपने आप मालूम चलेगा। पूछा क्या है? कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एमिटेड इन द फॉलोइंग डीके। और ये 2016 के जेईई एडवांस में भी आ चुका है क्वेश्चन। मैं इस चैप्टर में एचसीवी को क्यों बोल रहा हूँ आपसे, क्योंकि लगातार मैं देख रहा हूँ कि जेईई के जितने क्वेश्चन इस चैप्टर से आ रहे हैं वो एचसीवी से ही मैच कर रहे हैं। और 16 जो डिफिकल्ट मानते हो उसमें भी। बट तुम लोग की एक प्रॉब्लम है कि इसके कैलकुलेशन में दिमाग खराब हो रहा है मेरा। देखिए, निकालना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल और एटॉमिक मास सब दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, हम इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर लेते हैं। आपको देखो कैसे बता रहे हैं किस तरीके से अपना कंसेप्ट सही करना है। देखिए, हम दोनों, ये रिएक्शन वन आफ्टर वन है, पहले ये हुआ फिर ये हुआ, तो दोनों को ऐड कर लो। दोनों रिएक्शन से ऐड करके हम क्या रिएक्शन दिखा सकते हैं? TH228 goes into स्टेबल 224 स्टेबल रेडियम प्लस अल्फा प्लस गामा एंड प्लस क्यू वैल्यू। बिकॉज अल्फा में तो क्यू दिखाओगे ना, उन्होंने नहीं दिखाया, हम तो दिखाएंगे। अल्फा डीके में तो क्यू वैल्यू दिखाओगे। Yes, sir. यस सर। यस सर। अल्फा डीके और बीटा डीके में क्यू वैल्यू दिखा रहा, वो उन्होंने नहीं दिखाया है, क्योंकि वो हमें वो काम हम लोग कर रहे हैं। और अगर हम क्यू वैल्यू मान लो नहीं भी दिखाते तो हम बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मान लो क्यू नहीं भी दिखाते तो इसका जो मास गिवन है, सपोज इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका मास m3 है, तो हम क्या करते? m1 मल्टीप्लाइड बाय c स्क्वायर इक्वल टू m2 मल्टीप्लाइड बाय c स्क्वायर प्लस इट्स काइनेटिक एनर्जी प्लस m3 मल्टीप्लाइड बाय c स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा प्लस इस गामा की एनर्जी। ये इक्वेशन सही है ना? परफेक्ट एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। यस सर। ठीक है ना? ये इधर आप काइनेटिक एनर्जी ऐड नहीं करते हो, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये मॉडर्न फिजिक्स का पहला लेक्चर याद करिए। रेस्ट एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी बिकम टोटल एनर्जी। इक्वेशन क्लियर है बाकी लोग को भी? यस सर। यस और एक्चुअल में यही वैल्यू मैं क्यू वैल्यू बोलता हूँ बार बार, दिस इज क्यू वैल्यू। तो अगर मान लो क्यू वैल्यू नहीं भी पता है, लेकिन ये फंडामेंटल आपको पता है कि mc स्क्वायर कंजर्व करना है, mc स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करना है, mc स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी, दिस इज कंजर्व इन एनी रिएक्शन। तो साफ दिख रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ Ra प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इक्वल टू m1 माइनस m2 माइनस m3 c स्क्वायर एंड माइनस एनर्जी ऑफ गामा।
दिख जाएगा कैसे? Yes, sir. फंडामेंटल पे जाओ, फंडामेंटल पे। अब क्वेश्चन में ये M1 M2 M3 तीनों दिए, गामा की एनर्जी भी दी है, तो कैलकुलेशंस के बाद ये पूरी वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कि निकाल लेंगे, मान लेते हैं कि ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अब इसके बाद क्या करना है आपको? दोनों के काइनेटिक एनर्जी का टोटल तो मिल गया। अब ये किस रेशियो में डिवाइड होते हैं? अल्फा डीके में काइनेटिक एनर्जी के डिवाइड करने का रेशियो होता है 98/2. मास के इनवर्स रेशियो में। A-4. A-4/A. तो अल्फा 4 अपॉन ए, रेडियम का ए 224 और -4 220। तो ना रेशियो मिल गया, समेशन मिल गया। अब आप अलग अलग बताना चाहिए। ठीक है ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ऐसे ही आपको 18th करना होगा। दोनों रिएक्शंस ऐड करके आप एक कंबाइंड रिएक्शन बनाओ। आपको रिएक्शन 2 दी जाएगी अलग अलग। हमको क्या करना होगा? उन दोनों रिएक्शंस को, या 3 रिएक्शन दी गई, 4 रिएक्शन दी गई, जितनी भी रिएक्शंस हमें दी गई है उन सारी रिएक्शंस को ऐड कर लो और एक फाइनल रिएक्शन दो। उस फाइनल रिएक्शन में mc² प्लस काइनेटिक एनर्जी लेफ्ट साइड और राइट साइड का कंपेयर कर दीजिए। क्वेश्चन खत्म। यही इसका फंडामेंटल है, फंडामेंटल ऑफ एनी न्यूक्लियर रिएक्शन। ये रिएक्शन Yes. जी। और मोमेंटम कंजर्वेशन तो होल्ड करते ही, ये ध्यान रखिए सर जी। सर कोई भी अल्फा डीके बीटा डीके के बाद गामा डीके हो? मोस्टली होता है, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि अल्फा के बाद गामा होगा ही होगा, बट मतलब अब ये देखिए, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में आप बिल्कुल गारंटी किसी चीज की नहीं ले सकते कि होगा ही। तो वो तो डिपेंड कर रहा है कि जो बन रहा है डॉटर न्यूक्लियस उसमें स्टेबल है कि अनस्टेबल है, किस एटॉमिक नंबर पे हो रहा है, किस मास Yes, नंबर पे sir. हो रहा है। तो ये थोड़ा सा टफ है कि कंफर्म बताएं कि हाँ होगा। ओके जी। ये हो गए 2 रिएक्शंस और हैं जिसके बाद ये पूरा खत्म हो जाता है। एक तो आपका इलेक्ट्रॉन कैप्चर है, डिके खत्म हो जाते हैं, डिके के तरीके खत्म हो गए ना, इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ये डिके नहीं है, ये एक अलग अलग रिएक्शन है कि कोई न्यूक्लियस जो है वो कहते हैं कि उसकी नजर जो है वो ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन पे पड़ जाती है। न्यूक्लियस जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है उसकी नजर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पे पड़ गई अगर, और उसने उसको अंदर पुल कर लिया, तो ये रिएक्शन के कैप्चर कहलाती है। के कैप्चर मतलब के शेल के इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया जाए न्यूक्लियस की वजह से। न्यूक्लियस के अंदर इतनी पावर आ गई कि उस इलेक्ट्रॉन को ही खींच लिया अंदर। तो इस टाइप की जब रिएक्शंस होंगी तो ZXA और प्लस ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया उसमें, बट हाइजेनबर्ग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को खींच तो लोगे आप, और अपनी अपनी पावर से आपने इलेक्ट्रॉन को ले तो आया न्यूक्लियस में, बट वो इलेक्ट्रॉन बन करके वहां नहीं रह सकता। न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में तो नहीं रहेगा, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अलाउ नहीं कर रहा है इसको। तो इलेक्ट्रॉन को आप खींच लो अंदर कोई बात नहीं, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन की शक्ल चेंज कर दो, आप उसको बदल दो, तो वो इलेक्ट्रॉन अंदर जाकर के किसी प्रोटॉन से मिल जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव मिले, न्यूट्रल पार्टिकल बना, न्यूट्रल पार्टिकल प्लस न्यूट्रिनो बाहर आएगा। ये रिएक्शन होती है इसकी। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑर्बिट goes into nucleus combined with a proton plus electron, neutron plus neutrino, ये रिएक्शन बनती है। तो ऐसे में क्या फर्क पड़ा एटॉमिक नंबर में?
अंदर जा करके एक प्रोटॉन को ले गए, डिक्रीज हो गया एक 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 नंबर प्रोटॉन गया, Z-1 मास नंबर में फर्क पड़ेगा? बढ़ जाएगा, नहीं से कुछ नहीं Yes. होगा, सेम सेम ही प्रोटॉन को मारा है, प्रोटॉन को मार दिया, लेकिन न्यूट्रॉन तो पैदा हुआ, रहेगा, ये से कोई फर्क Same नहीं। ही सर रहेगा. वो तो सेम रह जाएगा। प्लस न्यूट्रिनो एंड प्लस क्यू वैल्यू। और ये क्यू वैल्यू निकालने के लिए एटॉमिक मास कैपिटल एक्स माइनस ZME, इसका प्लस एक इलेक्ट्रॉन भी है आपके रिएक्टेंट्स में, एक इलेक्ट्रॉन भी, तो प्लस Me, ये टोटल मास हुआ लेफ्ट साइड का, रिएक्शन की लेफ्ट साइड का टोटल मास, रिएक्शन के राइट साइड का टोटल मास, वो हो गया एटॉमिक मास ऑफ Y माइनस Z-1 Me। न्यूट्रॉन में मास होता नहीं है, एंड दिस इनटू C²। क्या Me का टर्म आएगा या हट जाएगा इसमें से? हट जाएगा सर। हट जाएगा। तो ये हो गया एटॉमिक मास ऑफ X माइनस एटॉमिक मास ऑफ Y इंटू C²। और ये Q वैल्यू क्या बनेगी, मतलब Q वैल्यू जो निकाली है इसका फिजिकल मीनिंग क्या है कि कौन सी एनर्जी है, किस चीज की एनर्जी हुई? काइनेटिक एनर्जी, न्यूट्रिनो। क्या ये सारी एनर्जी न्यूट्रिनो के पास है या इस Y को भी कुछ मिलेगा? वाई को शायद सर बहुत नेग्लेजिबल है, वाई को मिलेगा इस नेग्लेजिबल। बार नेग्लेजिबल नहीं होगा, इस बार Y को नेग्लेजिबल नहीं होगा, क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल भी होल्ड करना है आपको। अगर सारा मोमेंटम इस बार Y का मोमेंटम रिक्वायर नहीं कर सकते ना आप, मोमेंटम नेग्लेक्ट नहीं हो सकता इसका, एक बार देना। क्योंकि इन दोनों के मोमेंटम का टोटल तो 0 आना चाहिए। तो सेम प्रॉब्लम है कि Q वैल्यू Y और न्यूट्रिनो की एनर्जी का टोटल है, सर इसके पास तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है रिएक्टेंट साइड, उसका मोमेंटम 0 की लेंगे। नहीं, उसको हाँ वो बोल रहा था, इसमें 2-3 करेक्शंस हैं, लेकिन वो भी हम कर नहीं पा रहे। एक कि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर ऑर्बिट में था तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी थी, तो कायदे से हमको जब यहाँ पर Me लिखा है ना, तो हमने इस चीज को इग्नोर किया है कि ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी, और कोई गुनाह नहीं किया इसमें, हमने नेग्लेक्ट करके कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं किया है। रीजन, न्यूक्लियर एनर्जीज मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में चलती है, और ऑर्बिट में रिवॉल्व करने की जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आती है। 10⁶ टाइम्स छोटी वैल्यू है। तो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन नेग्लेक्ट कर दीजिए, तो अब इसका मोमेंटम भी नेग्लेक्ट हो गया। समझ आया आपने? यस सर। लॉजिकली करना चाहिए, यस लेकिन 10⁶ टाइम्स छोटी वैल्यू नेग्लेक्ट करके भी क्या कर लोगे, क्या मतलब फर्क पड़ जाएगा यहाँ पर, ऐसा कौन सा बड़ा डिफरेंस आ जाएगा? तो रहने देते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन कैप्चर को। ठीक है, ये हो गए आपके कुछ रिएक्शंस और क्यू वैल्यूज के ऊपर क्वेश्चंस। सर एक बार एनर्जी पे कंक्लूजन्स बता दीजिए आप, एक बार लास्ट पर। क्या कंक्लूजन? जैसे कंक्लूजन सर क्या क्या हुआ, मतलब नेग्लेक्ट नहीं हो सकता, और इलेक्ट्रॉन का आपने जो बताया था वो एक बार बोल दीजिए। जैसे इस क्वेश्चन में जब इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया होगा, ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया है ना, यस। तो एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन में हमने इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने की काइनेटिक एनर्जी को क्यों नहीं कंसिडर किया, या ऑर्बिटल स्पीड को क्यों नहीं कंसिडर किया? उसका रीजन दे रहे हैं कि जो ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल काइनेटिक एनर्जीज है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के यूनिट्स में चलते हैं, पर न्यूक्लियर के अंदर जो भी एनर्जी हो रही है, न्यूक्लियर रिएक्शन में जितनी एनर्जी आ रही है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में जा रही है, इसलिए नहीं दे रहे उसमें हम, मतलब उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं।
तो जो क्यू है वो पूरी की पूरी न्यूट्रिनो की ही है। ये कहा मैंने, ये थोड़ी तो कहा है। मतलब फिर वो कहा जाएगा मतलब न्यूट्रिनो के अलावा। एलिमेंट वाई में, तो वाई एलिमेंट में तो कुछ बनेगा, उसमें तो काइनेटिक एनर्जी आएगी। एटम की काइनेटिक एनर्जी आएगी वाई के यार। यस जो सर। नेग्लेक्ट किया है वो रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को किया है। अब एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, ये सिर्फ लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। अजीब सा रिएक्शन लिखा जाता है यार। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, नहीं रहने दीजिए सर, वो एंट्री चाहिए थी ओके, दूसरी। कोई बात नहीं। और इसमें हमें मासेस गिवन है यार। N14 का मास गिवन है 14.00307। हीलियम 4 का मास गिवन है 4.00260। 1H1 का मास गिवन है 1.00783 और ऑक्सीजन 16 का मास गिवन है 16.99913। यही मेन की परसेंटाइल लगती है सर। पहली बात तो रिएक्शन इस तरीके से लिखने का क्या मतलब है? ये भी एक तरीका है न्यूक्लियर रिएक्शंस को लिखने का। इस तरीके से भी रिएक्शन लिखी जाती है। इसका क्या मतलब होता है? सर नाइट्रोजन 14 ऑक्सीजन, शायद ऑक्सीजन 17 नाइट्रोजन 14 में कन्वर्ट कर रहा होगा, या सर वाइस वर्सा, और अल्फा पार्टिकल निकल रहा हो। वैसे वर्षा नहीं है, वैसे वर्षा नहीं। एक्चुअली इस रिएक्शन का मतलब इस तरीके से जब भी लिखा हो तो इस फॉर्मेट का मतलब होता है ये चीज रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और ब्रैकेट के जो दो पार्टिकल्स है, फर्स्ट रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट साइड पर है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स को ब्रैकेट के बाहर लिखा जाता है और रिएक्टेंट की साइड पर जो पार्टिकल इन्वॉल्व है उसको ब्रैकेट में, प्रोडक्ट की साइड पर जो पार्टिकल इन्वॉल्व है उसको यहाँ पर, यानी कुल मिलाकर के इसको लिखा जाएगा 14N प्लस अल्फा पार्टिकल goes into 14N plus alpha particle goes into O17 plus P, मतलब प्रोटॉन। सीधे सीधे लिख के क्यों नहीं देते थे? हाँ जी, सीधे सीधे लिख के क्यों नहीं देते थे? अभी अब हम क्या बताएं, साइंस वाले लोगों का पता नहीं क्या होता है कि हम ऐसे लिखें। अदब और लिहाज वाले होते हैं। वो भगवान जाने क्या फॉर्मेट, क्या हम किसने ये फॉर्मेट डिजाइन किया है कि ऐसे लिखो। तो बहुत बड़ी क्वेश्चन तो है नहीं, उसको भी और शॉर्ट करना है। तुम लोग नहीं करते हो? अच्छा, 2 प्लस और 1 एरो बचा के क्या नहीं। करेंगे हम लोग? नहीं तो क्यों व्हाट्सएप पर इतने इमोजीज बनाए जा रहे हैं कि भाई मैसेज ना करना पड़े, एक चेहरा भेज देती हूँ खाली। अब पहले सामने वाले को समझ ही नहीं आता कि इसका क्या मतलब है। 2 आंखें फटी हुई ऐसी दिख रही हैं, किसी ने चश्मा लगा रखा है, कोई एक आंख टेढ़ी है, तो इसका समझ ही नहीं आता ना कि आखिर सामने वाले को भी कि भाई क्या बोलना क्या चाह रहा है ये। नहीं, और इस इक्वेशन तो समझ में आ रहा है ना क्या सब बताना चाह रहे हैं। चलिए अभी ये बताओ पहले, ठीक है चलो ये बताओ पहले, इसमें सब कुछ कंजर्व है दिख रहा है आपको? कंजर्वेशन वैलिड है?
एटॉमिक नंबर कंजर्व है, देखिए मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कंजर्व है इसमें क्या। अल्फा पार्टिकल मतलब 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। 2 प्रोटॉन। ये तो कंजर्व। और नाइट्रोजन में प्रोटॉन कैसे टोटल कितने प्रोटॉन लेफ्ट साइड पर है? 16 16 प्रोटॉन ऑन द लेफ्ट साइड। 8 सर 9 नाइट्रोजन में कितने होंगे? 7 7 और अल्फा में 2, 9 हो गए। 9 उधर 9 है क्या? राइट साइड पे 9 है। यस सर। 8 प्लस 1 ऑक्सीजन में 8 8 मतलब ये 7 और 8 वाले एलिमेंट्स हैं, ये आइसोटोप्स भी हो सकते हैं। और एटॉम मास नंबर कंजर्व है क्या? देखो मतलब कि 14 और 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन मतलब 4 हो गए, तो 18 हो गया टोटल। कंजर्व हाँ कंजर्व है, मतलब सब चार्ज कंजर्व है, मास नंबर कंजर्व है, यानी रिएक्शन पूरी हो गई। अब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, मतलब ये रिएक्शन होगी नहीं, करवानी पड़ेगी। और यही क्वेश्चन है, आपको अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करनी पड़ेगी, अल्फा पार्टिकल को ले जाकर के नाइट्रोजन के ऊपर फेंकना पड़ेगा। नाइट्रोजन बैठे बिठाए अल्फा को खाएगा नहीं अपने आप की, चलो अल्फा हम तुम मिल करके रिएक्शन करें। तो मतलब आप प्रोडक्ट्स के रेस्ट मास में से माइनस करेंगे नाइट्रोजन का। देख तो लो पहले, आपका मास दिया भी है, किधर का मास ज्यादा है। अगर आप इवन ऐड करके देखो, सामने कैलकुलेटर से भी कर लो अगर आप, तो नाइट्रोजन और अल्फा के मास ऐड करते हैं 14 और 4 18.005667 और इन दोनों का मास ऐड करें अगर, करीब वहीं पहुंच जाना चाहिए। करीब नहीं, डेसिमल का एक डिफरेंस भी आया तो डिफरेंस है यार, सिंगल डिफरेंस ऑफ डेसिमल वो भी मैटर करेगा हमारे लिए। आप राउंड ऑफ कर देंगे तो सब सेम आ जाएगी, समझ रहे हो आप? रिएक्टेंट साइड एक इलेक्ट्रॉन भी तो कम है, कैसे? डबली चार्ज हीलियम आयन होगा ना अल्फा। अबे तुम हीलियम आयन क्यों देखो, हीलियम अल्फा मतलब हीलियम का न्यूक्लियस का पार्ट है, न्यूक्लियस वाला पोर्शन देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन की कहाँ बात कर रहे हैं। यस ठीक है, आप देखो अगर मैं क्यू वैल्यू निकालू ना, जो अपने बेसिक फंडामेंटल्स हैं उसके हिसाब से क्यू वैल्यू निकालू, तो मुझे क्या करना चाहिए? जो हमारा बेसिक फंडामेंटल अभी तक पढ़ते आ रहे हो, आप इन दोनों के मास में से प्रोडक्ट को लेस करोगे, तो कायदे से ये करना पड़ेगा मेरे को 14.00307 प्लस 4.00260 और उसमें से माइनस करना पड़ेगा ये 1.00783 माइनस 16.99913। इतने सारे 9 है ये, और बाद में आगे वो मल्टीप्लाई करोगे कन्वर्जन फैक्टर, वो है 931.5। हालांकि जिस बुक को मैं फॉलो कर रहा हूँ उन्होंने 931.48 लिया है, 931.48, ये और महान है। और ये वैल्यू माइनस में जा रही है, बाकी तुम लोग कंफर्म करो कि ये टोटल वैल्यू अंदर का टर्म ही माइनस में जा रहा है। यस सर। और ये टर्म माइनस में 1.20 आ रही है, 1.20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में जा रही है क्यू वैल्यू। रिएक्शन की क्यू वैल्यू माइनस में जाने का फिजिकल मतलब एनर्जी रिलीज नहीं, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। नॉट स्पॉन्टेनियस। कैसे देंगे एनर्जी? जाए कैसे देंगे इस रिएक्शन में, ये एनर्जी देंगे कैसे? जाके नाइट्रोजन को गर्म कर जो देंगे, अल्फा पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल को एनर्जी दे दे। कैसे देगा? मोड ऑफ एनर्जी गिविंग क्या होगा? जाकर के Kinetic अल्फा energy. पार्टिकल चिपक गया उससे। काइनेटिक एनर्जी। तो अल्फा पार्टिकल क्या अपनी पूरी काइनेटिक एनर्जी नाइट्रोजन को डोनेट कर देगा कि ले लो भाई? ये सब समझो ना आप। और ऊपर लिखा है फाइनल मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। तो इसका अलग कंसेप्ट है यार, कैसे होगा, मतलब क्या तरीका होगा जिसमें अल्फा पार्टिकल नाइट्रोजन को एनर्जी प्रोवाइड कर पाए? तभी मिनिमम निकलेगा हाँ जी अच्छा, सर, अगर पूरी दे देगा तभी मिनिमम निकलेगा।
तो मतलब कि ये कोलिजन हेड ऑन इन किस तरह का कोलिजन होना चाहिए कि कोलिजन ही होगा और कोई तरीका तो है नहीं। यस अल्फा पार्टिकल नाइट्रोजन से कोलाइड करे जाकर के, और ऐसा आप जो कह रहे हो उस हिसाब से कोलिजन ऐसा होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल अपनी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 100% बड़े प्यार से नाइट्रोजन को दे दे कि ले लो भाई तुम मेरी काइनेटिक एनर्जी और हो जाओ जो रिएक्शन करनी है तुम्हें। तो शायद वही वाला मेथड लगाना पड़ेगा जैसे आपने एक क्वेश्चन कराया था मिनिमम के नॉट निकालने वाला। नहीं, हाँ वो तो लगाएंगे, राइट। जानते हो इसमें प्रॉब्लम क्या है यार आपका? तुम क्या कह रहे हो? मिनिमम के वाला बताना फिर से जरा एक बार, क्या लगा रहे हो? सर मिनिमम के नॉट में जो सर आपने एक बार कराया था उसमें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी वाला लगाया था और ई को 0 रखा था फिर। हाँ वो वाला। तो सर फिर उससे आई थी, मतलब वही मेथड यहाँ लगाना है। हाँ जी, वही कंसेप्ट लगेगा इसमें। अगर अल्फा पार्टिकल मिनिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ आ रहा है, मतलब एक तो बेचारा मरा हुआ अल्फा पार्टिकल आ रहा है, उसके पास खुद एनर्जी नहीं है, मिनिमम है ना। अल्फा पार्टिकल सबसे लीस्ट एनर्जी के साथ आया, यस सर। वो अपनी एनर्जी 100% नाइट्रोजन को दे नहीं सकता। क्लासिकल मैकेनिक्स की कोलिजन थ्योरी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही कि ऐसा कोलिजन हो ही नहीं सकता। ये कोलिजन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? मैकेनिक्स में क्या ये हो सकता है कि एक m1 मास v0 वेलोसिटी से चले और एक m2 मास जो कि रेस्ट पे था और ये अपनी पूरी एनर्जी इसको ट्रांसफर करके स्टॉप कर जाए? क्या मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड होगा? m1 m2 जो है वो डिफरेंट मासेस के हैं। नहीं हो सर, सकता है ना वैलिड हो? नहीं हो सकता। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। हो सकता है कि आप थियोरेटिकली तो सोच सकते हो कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन फेल कर जाए वहां पर। तो इसमें क्या करना होता है, जो कोलिजन आएगी अल्फा और एन के बीच में, अल्फा और एन के बीच की कोलिजन, उस कोलिजन का लॉस ऑफ एनर्जी, जैसे आपको एटॉमिक एक्साइटेशन बताया गया था कि एटॉमिक एक्साइटेशन करने का एक मैकेनिज्म कोलिजन है जिसके अंदर जो लॉस होता है वो एक्साइटेशन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही किसी न्यूक्लियर रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है हमें, वो रिएक्टेंट के कोलिजन से मिलेगी आपको। रिएक्टेंट के कोलिजन में जो एनर्जी का लॉस होता है वो लॉस इस रिएक्शन को सप्लाई करेगा, और लॉस का जो फॉर्मूला है हाफ m1 m2 बाय m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का स्क्वायर। हम ये मानेंगे कि नाइट्रोजन रेस्ट पे था, खाली अल्फा चल रहा था, तो यहां पर मास ऑफ नाइट्रोजन है, ये मास ऑफ अल्फा है, मास ऑफ नाइट्रोजन मास ऑफ अल्फा, u ऑफ अल्फा का स्क्वायर, और साथ में था 1 माइनस ई स्क्वायर। ये वैल्यू q वैल्यू की मैग्नीट्यूड के बराबर है। सर वो 1 माइनस ई स्क्वायर है। यस सर, वो ई स्क्वायर है, पूरा होल स्क्वायर। और वो अभी कर देने 1 मिनट। यार सुनने के नहीं आ रहा, और ये मैं कोई नई बात नहीं लिख रहा हूँ। देखिए मैं कुछ नया काम नहीं कर रहा हूँ, अगर बहुत ध्यान से समझ पाओ तो मैंने कुछ नया कोई ऐसा मैजिकल काम नहीं किया। मास 1 इंटू सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट n, मास ऑफ अल्फा इज 2 इंटू सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। मैं अभी भी अपने फंडामेंटल पे हूँ, इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन, उसको m3 मान लेते हैं, प्लस k ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ दिस जो भी क्या है ये प्रोटॉन, m4 c² प्लस k ऑफ दैट प्रोटॉन। तो एक्चुअली ये जो आप m1 माइनस m2
सॉरी m1 प्लस m2 माइनस m3 माइनस m4 इंटू सी स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हो, ये निकल क्या रहा है एक्चुअली? क्यों? ये क्यू तो है, इसके हिसाब से क्या निकल रहा है देखा जाए इस हिसाब से, तो क्या ये इस हिसाब से काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन नहीं निकल रहा, नाइट्रोजन सॉरी? यस सर। यस मतलब वी आर बेसिकली ये जो m1 m2 करके, और इसी की वैल्यू माइनस में आई थी, यही टर्म आपका Yes, माइनस sir. 1.2 आया, यस सर। तो जो आपका आंसर माइनस 1.2 आया वो निकला क्या है एक्चुअल? ये टर्म जो माइनस 1.2 काइनेटिक आया, एनर्जीज का जो तो उस 1.2 को आप इधर को माइनस साइन राइट साइड कर दो, तो ये निकला क्या? निकला है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कुल मिलाकर के रिएक्शन में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकाली है। इसी को मैं मॉड ऑफ क्यू कह रहा हूँ, जो रिएक्शन की लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। और क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से ये हाफ mn m अल्फा बाई mn प्लस m अल्फा u अल्फा स्क्वायर और 1 माइनस e स्क्वायर है, और ये हाफ m अल्फा u अल्फा का स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी है अल्फा पार्टिकल की। सो दिस इज क्यू वैल्यू का मॉड मास ऑफ वो नाइट्रोजन नहीं है, मास ऑफ दिस, और क्या हो जाएगा उसमें से इंटू 1/1 माइनस ई स्क्वायर शायद आ जाएगा, ऐसे करके देखो एक बार आप। यस इतना ही आएगा ना यार? यस सर। यस सर। यस सर। और अब मिनिमम करने के लिए इसको ई स्क्वायर क्या रखोगे? इधर मिनिमम चाहिए आपको, यहाँ 0 पर रखो। ई स्क्वायर की वैल्यू 0, तो वो इस तरीके से क्वेश्चन है। मतलब कुल मिलाकर के चाहे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो रही है चाहे हम करवा रहे हो, बेसिक फंडामेंटल ये चीज, ये जिसको समझ में आ जाएगा और थोड़ी सी मैकेनिक्स बार बार लगेगी, इसका लास्ट आंसर आएगा सब कुछ करने के बाद, जो आंसर आएगा वो आएगा 1.54 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइनल आंसर 1.54 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर अगर यहाँ पे क्वेश्चंस में मतलब न्यूक्लियर वाला मास भी दिया होता, मतलब सिर्फ न्यूक्लियस का, तो भी हम लोग मतलब फंस सकते थे, क्योंकि सर ये काइनेटिक एनर्जी लॉस मैकेनिकल वाले फॉर्मूले में तो एटॉमिक ही मास पुट करेंगे ना। हाँ बिल्कुल, हाँ सर, यहाँ ये सब फंसा एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक मास है, वही मास जो दिए हैं 14 पॉइंट समथिंग और इस तरीके से जो दिए हैं ना, वही वाले मास रखने हैं। वो पेपर में खुश हो जाते सर, वही डाल देते हैं वही। ये अब समझ में आ गया क्यू वैल्यू क्या था? क्यू वैल्यू रिएक्शन में गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो सकती है या फिर रिएक्शन में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वो भी क्यू वैल्यू है। अब एक काम और करोगे भाई, क्योंकि अब इसके बाद हम नहीं पढ़ाएंगे तो एक पॉइंट कुछ पार्ट्स आपको जो खुद से रीड करने हैं। एक न्यूक्लियर रिएक्टर, उसके में भी थोड़ा सा याद करना है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में हम मॉडरेटर के लिए क्या यूज करते हैं, न्यूट्रॉन को स्लो करने के लिए क्या यूज करते हैं, इस तरीके के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। दूसरा कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग, और तीसरा ये 3 टॉपिक बता रहे हैं, एक एज ऑफ ओल्ड रॉक, कार्बन डेटिंग और न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ये 3 जो है
सेल्फ रीड करने हैं। ठीक है।